सीए इंटरमीडिएट और फाइनल की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन दबाना ना भूलें। अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 2 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में जानेंगे पूरी कहानी। अब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की पूरी कहानी जानने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कहाँ कहाँ टैक्सेबल होगा, कौन कौन से इनकम टैक्सेबल होंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो पहली बात होती है बाय डिफॉल्ट रूल, यानी कि जनरल केस, उसके बाद स्पेसिफिक केस। स्पेसिफिक केस में यहाँ पर लिस्ट दिया गया है कि भाई साहब ये सब जो इनकम है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगा, जिसमें सेक्शन नंबर 56 ने लिस्ट बताया। ये वाला लिस्ट सेक्शन 56 बताता है कि कौन से आइटम जो है हर हाल में आपका टैक्सेबल कहाँ पर होंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होंगे। जनरल केस में क्या बोलता है, 2 कंडीशन पूरा करो और अदर सोर्स में टैक्स लगाओ। ठीक है, तो 2 कंडीशन कौन कौन से है। पहला कंडीशन कि ये बाकी 4 हेड में फॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है, नॉट इन 4 हेड। ये 4 हेड कौन कौन से हैं, तो आपके सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद आपका कैपिटल गेन हो गया और बिजनेस प्रोफेशन हो गया। दूसरा कि ये एग्जम्प्टेड वाला इनकम नहीं होना चाहिए। एग्जम्प्टेड इनकम को यहाँ पर बोला गया है कि डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। एग्जम्प्टेड को आप क्या बोलते हो, क्योंकि एग्जम्प्टेड इनकम, ऐसे एग्जम्प्टेड इनकम ही यहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आप पूरा कर दो और अदर सोर्स में बाकी जो इनकम आया है, मतलब इस 4 हेड में भी फॉल नहीं करता और एग्जम्प्टेड वाला भी नहीं है, तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। और स्पेसिफिक कैटेगरी में बोलता है सेक्शन 56 में जो लिस्ट बताए गए हैं वो लिस्ट आपका अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होंगे। तो एक बार यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि ये जनरल केस की बात बताई गई है, इनकम विच डू नॉट चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड में, यानी कि ये 4 हेड में टैक्सेबल ना हो और एग्जम्प्टेड वाला इनकम का भी पार्ट ना हो, एग्जम्प्टेड वाला इनकम भी ना हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, रेजिडरी इनकम। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो सारा रेजिडरी इनकम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर फैमिली पेंशन मिलता है, किसी बंदे को फैमिली पेंशन मिलता है, अब फैमिली पेंशन जो मिलता है वो अदर देन एम्प्लॉय को मिलता है, यानी कि लीगल हेयर को मिलता है, लीगल हेयर को मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ को मिलता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी वाइफ तो एम्प्लॉयर रिलेशन में फॉल नहीं करेगी, तो जो भी आपका इनकम होगा फैमिली पेंशन का वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि किसी के पास अगर ज्वेलरी, अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी वगैरह मिला है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप उसको कहाँ पर टैक्सेबल करोगे, तो अदर सोर्स में टैक्सेबल करोगे। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मिला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, या फिर मनी वगैरह पैसे उसके घर में मिले हैं, तो वो अदर सोर्स में आपको टैक्सेबल करना है। फिर इनकम टैक्स का जो रिफंड बनता है, ये इनकम टैक्स का रिफंड आप कहाँ पर टैक्स लगाओगे, तो वो अदर सोर्स में टैक्स लगाओगे। तो ये सब कुछ जनरल बातें हुई जो कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। कहानी हमारी आगे बढ़ती है और सेक्शन 56 के लिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से आइटम जो होते हैं इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में ही टैक्सेबल होते हैं। उसके अलावा सेक्शन 57 बोलता है कि ये जो इनकम कमाने में आपने जाहिर सी बात है खर्चे किए होंगे, अब ये इनकम टैक्सेबल है तो उसके रिस्पेक्ट का किया हुआ खर्चा का डिडक्शन आपको मिलना चाहिए। ये बात यहाँ पर लिस्ट करके बताई गई कि कौन कौन से खर्चे का डिडक्शन मिलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले इनकम के रिस्पेक्ट में। फिर सेक्शन 58 बोलता है कि कौन कौन से खर्चों का डिडक्शन बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 58 बोलता है कि कौन कौन से खर्चों का आपको डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि सीए फाइनल लेवल पे 3 क्लॉज जो है आपके, जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में आते हैं, यहाँ पर लिस्ट के केस में जो कौन कौन से इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होंगे, उसमें 3 पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि सेक्शन 56 के क्लॉज नंबर सब सेक्शन 2 में फॉल करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये जो सेक्शन 56 का लिस्ट है, ज़रा उसके बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। तो ये लिस्ट आपको क्या बताता है, हम लोग आते हैं बुक पे। यहाँ पर आपने क्या देखा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर स्टार्ट हुआ। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात बताई गई है कि जो बाकी 4 हेड में नहीं आता है, उसके अलावा जिसका इनकम एग्जम्प्टेड भी नहीं है वो रेजिडरी हेड में टैक्सेबल होगा। उसके बाद वहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, तो सेक्शन 56, 57 और 58 ये आपका इस हेड में एप्लीकेबल होते हैं। अब सेक्शन 56 में लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से इनकम होंगे जो अदर सोर्स में टैक्सेबल होंगे। उसमें हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से इनकम इंक्लूड होंगे। तो पहली बात बताई गई है डिविडेंड पहला यहाँ पर बताया गया डिविडेंड। तो डिविडेंड में बहुत सारी कहानी होती है कि पहली बात है कि डिविडेंड में आपका डीम डिविडेंड भी इंक्लूड होता है। डिविडेंड एक ऐसा शब्द है जिसमें 222 में आपका जो ए, बी, सी, डी और ई, ये सब को बोलते हैं डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड। तो ये सब केसेस को डीम्ड डिविडेंड मतलब डिविडेंड मान लिया जाता है। तो जो डिविडेंड इशू करते हैं वो इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड आपका, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो डिविडेंड का पैसा आपका अदर सोर्स में
टैक्सेबल होगा। डिविडेंड का पैसा जो है वो आपका अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होगा। और कैसे कैसे टैक्सेबल होगा वो हम लोग बाद में जानेंगे। पहले ज़माने में क्या होता था कि सारे जो डिविडेंड रिसीव करते थे शेयर होल्डर, ठीक है, आप डिविडेंड होल्डर हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा, शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा, कंपनी आपको डिविडेंड देगी। तो आपका डिविडेंड जो होता है वो 1034 में आपके हैंड में एग्जेम्प्टेड होता था। लेकिन अभी एक सेक्शन आया है 115 BBDA। ये डिविडेंड चैप्टर हम लोग डिटेल में देखने के लिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, इसकी वजह से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर 115 BBDA में बोलता है कि कुछ केसेस में छोड़कर, कुछ लोगों को छोड़कर, अगर आप रेसिडेंट हो, कुछ लोगों को छोड़कर रेसिडेंट हो और आप इंडिया में जितने भी डोमेस्टिक कंपनी है सबको मिलाकर, एग्रीगेट मिलाकर एक फाइनेंशियल ईयर में आप रेसिडेंट हो, आप क्या करते हो, डिविडेंड रिसीव करते हो। रुपीज़ 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड रिसीव करते हो। आप इतने सारे कंपनीज में, डोमेस्टिक कंपनीज में पैसे लगा कर रखे हो शेयर में, ठीक है, तो आपको 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। तो 10 लाख से जो भी एक्सेस होगा, 10 लाख से एक्सेस जैसे 11 लाख मिलता है तो 1 लाख हो गया 10 लाख का एक्सेस, उस पर आपको 10% के रेट से जो आपको टैक्स लगा दिया जाएगा। 10% के रेट से, मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि देखो, यहाँ पर कंपनी जब डिस्ट्रीब्यूट करेगी, रुपीज़ 11 लाख का कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो 115 ओ के सबसेक्शन 1 के हिसाब से कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके हैंड में, आप मिस्टर राम हो, आपके हैंड में 11 लाख रुपए आया। अब आप क्योंकि आपके हैंड में एक डोमेस्टिक कंपनी से 11 लाख रुपए आया है, एक या एक से अधिक किसी भी डोमेस्टिक कंपनी से, सब एग्रीगेट आपकी हाथ का इनकम देखा जाएगा, डिविडेंड का इनकम आपका कितना है। उसमें बोला गया है कि 10 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अबव 1 लाख जो है उस पर आपका 10% का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग 115 BBDA में देखेंगे। सरचार्ज वगैरह सब भी लगेगा आपको, वो सब हम बाद में जानेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक बार रीड करते कि डिविडेंड के बारे में कुछ स्पेशल नोट्स दिया गया है, वही बातें बताता है जो डिविडेंड चैप्टर में आपको देखने को मिलती है। डिविडेंड अगर रिसीव करता है यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा तो 1034 में एग्जेम्प्टेड होता था, लेकिन 115 BBDA आया। यहाँ पर बोला कुछ केसेस में, यानी कि स्पेसिफाइड एसएससी को छोड़कर बाकी सारे केसेस में अगर रेसिडेंट को 10 लाख से अधिक मिलता है तो एक्सेस पर 10% के रेट से टैक्स लग जाएगा। स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब होता है रेसिडेंट, कोई भी रेसिडेंट जिसको आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है, कोई भी रेसिडेंट जिसको डिविडेंड मिलता है। अब स्पेसिफाइड एसएससी में कुछ लोग नहीं आते हैं, खुद कोई कंपनी है वो, या फिर जो है समाज सेवी संस्था में 1023C वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, जो ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल का काम करते हैं। ठीक है, तो वो 1023C वाले संस्था हैं, वो भी नहीं आएंगे। ये रेसिडेंट, मतलब इनके केस में भी, इनको देने पर भी आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा 115 BBDA वाला सेक्शन जो था कि 10% से आपको लगेगा, मतलब इन लोगों के हैंड में बिल्कुल से एग्जेम्प्टेड होगा। उसके बाद ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन 12A या फिर 12AA, ये भी आपका ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन देखेंगे जो चैरिटेबल या रिलीजियस एक्टिविटीज़ करती है, इसके लिए भी अलग से चैप्टर है। तो फिलहाल जो है डिविडेंड वाले पॉइंट को मैं होल्ड पे रखता हूँ क्योंकि अगला चैप्टर हमारा यही है, उस पर बहुत सारी चर्चाएं करनी है। फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया कि ये जो पहला पॉइंट है कि डिविडेंड का जो इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके अलावा जहाँ तक बात करते हैं कि अगर आप विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेस हॉर्स इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, इन सब तरह की नेचर की एक्टिविटीज़ करते हो, ठीक है, इन सब तरह की विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेस हॉर्स, इन सब की एक्टिविटी से इनकम कमाते हो, तो उस सिचुएशन में जो भी इनकम होगा वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। यहाँ पर केवल हम लोग हेड की चर्चा कर रहे हैं, कितना टैक्स लगेगा, कहाँ लगेगा, TDS काटा जाएगा या नहीं काटा जाएगा, वो आपका अलग अलग चैप्टर है। इसके संदर्भ में जो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज की चर्चा जो है बहुत जगह की गई है। ठीक है, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में आप जीतते हो, या लॉटरी में पैसा लगाया था, या आपने जो है कोई जो क्रॉसवर्ड पजल्ड खेला है, ठीक है, या फिर रेस हॉर्स में पैसा लगाया था, या कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग, ठीक है, या फिर इस तरह की जो नेचर की चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बोला गया कि वो पैसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं, एक बार आपको मेरी बातें जो है यहाँ पर ध्यान से सुननी है। मैं जो यहाँ पर बोलूँगा एक बार उसको आपको गौर से सुनना है, ठीक है, फिर हम लोग आगे रीड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एक आपका होता है कि कैपिटल गेन चैप्टर में आप देखोगे वहाँ पर बताया गया है कोई भी आपका कंपनसेशन मिलता है, ठीक है, वो ओरिजिनल कंपनसेशन हो या इन्हांस कंपनसेशन हो, ओरिजिनल कंपनसेशन हो या इन्हांस कंपनसेशन हो, उसका जो टैक्स लगेगा, ठीक है, उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, सॉरी टैक्स नहीं, इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि रेलवे लाइन से जो है, रेलवे लाइन आपके ज़मीन से क्रॉस करवाना था सरकार को,
तो सरकार ने आपकी ज़मीन को कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जो आपको कंपनसेशन दिया वो आपका कंपनसेशन ओरिजिनल कंपनसेशन, और आपने केस किया, केस करने के बाद आपका कंपनसेशन को और बढ़ाकर आपको दे दिया गया, उसको इन्हांस कंपनसेशन बोला गया कि 3 महीनों के अंदर में आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कंपनसेशन मिल जाएगा तो ये कंपनसेशन तो आपका कैपिटल गेन जो है में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि आपको एसेट्स के रिस्पेक्ट में मिला है तो कैपिटल गेन टैक्स में आ जाएगा। लेकिन उस कंपनसेशन पर जहाँ तक इंटरेस्ट की बात आती है तो इंटरेस्ट के बारे में बोला गया कि ये रिसीट वाले प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आपको एक्चुअल में रिसीव होगा उस प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स लगाया जाएगा, ये इंटरेस्ट पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, वो भी जो टैक्स लगाया जाएगा वो अदर सोर्स चैप्टर में टैक्स लगाया जाएगा, और अदर सोर्स चैप्टर में 50% का आपको डिडक्शन भी मिलेगा, 50% का आपको यहाँ पर डिडक्शन भी मिलेगा, यानी कि आपको छूट भी मिलेगी। ऐसा साफ साफ बताया गया है सेक्शन नंबर 57 में। सेक्शन नंबर 57 को जब हम पढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो भी इन्हांस कंपनसेशन जो या कंपनसेशन होता है उस पर 50% का जो इंटरेस्ट होता है उस पर डिडक्शन भी मिलता है, यानी कि आपको इंटरेस्ट मिला, आपको ओरिजिनल कंपनसेशन या इन्हांस कंपनसेशन देर से मिलने की वजह से अगर आपको 10,000 का मान लीजिए कि इंटरेस्ट मिला तो इसमें से 5,000 आप घटा दो, 50% आपको डिडक्ट कर दिया गया है। उसके अलावा ये जो 5,000 होगा वही केवल आपका टैक्सेबल हो जाएगा, वो भी अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ पर बात करते हैं कि बायर जो होता है वो क्या करता है। बायर जो है मान लीजिए कि सेलर को एडवांस मनी देता है, तो अब ये एडवांस मनी जो देता है, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 लाख रुपए एडवांस मनी दिया सेलर को। अब सेलर ने क्या किया कि ये एडवांस मनी जो है फॉरफिट कर लिया, क्योंकि बायर कंडीशन वगैरह पूरे नहीं कर पाया, जो उसका पेमेंट का कंडीशन या जो भी कंडीशन है उसको पूरे नहीं कर पाया। तो ये 2 लाख पर सवाल आता है टैक्स लेने की बारी। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले यानी कि 1/4/2014 के बिफोर ये आपका सेक्शन 51 में कवर होता था। सेक्शन 51 के हिसाब से कहा जाता था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से इस 2 लाख को माइनस कर दोगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उतने प्राइस से रिड्यूस कर देना है आपको, बस सिंपली कैपिटल गेन उतने कम जो है रिड्यूस कर दोगे। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा कि कैपिटल गेन से हमको सरकार को उतना फ़ायदा मिल जाएगा 2 लाख का, और कैपिटल गेन बोल कर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 51 में, लेकिन अब कवर नहीं होता है, ये सेक्शन हटा दिया गया, क्योंकि अब यहाँ पर बोला गया ऑन और आफ्टर 1/4/2014। अब ये वाला जो है, क्योंकि सारे अभी जो आप देख रहे हो कि अभी जो आपका ट्रांजैक्शन फॉल करेगा वो क्योंकि बहुत साल बीत चुके, इसलिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 2 लाख रुपया एडवांस मनी फॉरफिटेड का ये बोला गया है कि आपका सेक्शन 56 में बोला गया है कि अदर सोर्स हेड पे टैक्स करना है आपको, अदर सोर्स हेड में टैक्स करना है आपको। ठीक है, अब उसके बाद और भी कई सेक्शन आएंगे, सेक्शन 56 के सब सेक्शन 2 का लिस्ट आएगा, जिसमें एक क्लॉज नंबर 7 भी है। ये आपको डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से हम ये 7 भी पढ़ेंगे। तो ये वाले सेक्शन में 56 के सेक्शन में 7 भी करके क्लॉज है। यहाँ पर बोला गया है प्रीमियम हेल्ड बाई क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब प्रीमियम जो है पर आप शेयर इशू करते हो। आप कौन हो? क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियली इंटरेस्ट नहीं है। क्लोजली हेल्ड कंपनी यहाँ पर क्या करती है? प्रीमियम पर शेयर इशू करती है, प्रीमियम पर शेयर इशू करती है। यानी कि फेस वैल्यू है मान लीजिए कि 100 रुपये करके, और 20 रुपये प्रीमियम पे जो है इशू करती है, 120 रुपये में इशू करती है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो 120 रुपये में आपने टोटल इशू किया, 120 रुपया माइनस जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा, फेयर मार्केट वैल्यू का, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए कि 105 रुपये है, तो ये 15 रुपये जो है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ जितने शेयर होंगे वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होंगे। अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू करती है तो आपने जितने पर शेयर इशू किया है माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, ध्यान रहे घटाते वक्त में फेयर मार्केट वैल्यू घटाना है, तो माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं घटा देना, गलती ऐसा नहीं करना है कि 120 में से 100 रुपये घटा दिए, ठीक है, ये से 100 रुपये फेस वैल्यू बोल के नहीं, आपको फेयर मार्केट वैल्यू घटाना है। ये 15 रुपया अदर सोर्स बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद जो है 56 क्लॉज नंबर 10 का
सब सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 10 आता है। यहाँ पर 3 बातें बताई गई है। एक बातें बताई गई है कैश के रिस्पेक्ट में, दूसरा बताया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, और तीसरा बताया गया है कि आपका अदर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर कौन कौन से प्रॉपर्टी 8 स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी बताए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि कैश अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा आपको कोई देता है अनलेस स्पेसिफाइड केस, तो पूरा का पूरा 50,000 से ज़्यादा आपको कैश मिलता है तो पूरा का पूरा आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का इनकम माना जाएगा। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में या फिर अदर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी के केस में यहाँ पर आप देखोगे कि या तो आपको फ्री में मिल गया है विदाउट कंसिडरेशन या फिर कंसिडरेशन लेकर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी और अदर प्रॉपर्टी की चर्चा हम लोग करेंगे कि बाद में देखेंगे कि अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाता है। कुछ चीज़ें के बारे में बताई गई है सेक्शन नंबर 56 ही अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बाद में मैं इसको रीड करके दिखाऊंगा जो जो बातें मैंने बोली है। ठीक है, सेक्शन 56 की चर्चा कर रहे हैं। कुछ केसेस में अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होता, इफ नॉट टैक्सेबल इन बिजनेस प्रोफेशन हेड, पीजीबीपी हेड में अगर टैक्सेबल नहीं होता है तो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं एम्प्लॉयर्स, जो यहाँ पर बात करते हैं कि आपका एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉई लोग क्या करता है, अपना हिस्सा जो है उसका जो भी कंट्रीब्यूशन देगा उसका हिस्सा जो है पहले 224 का इनके हाथ में, एम्प्लॉयर के हाथ में इनकम माना जाता है। अब ये इनकम माना जाता है बाद में जब स्पेसिफाइड डेट तक वो जो कंट्रीब्यूशन का पैसा स्पेसिफाइड अकाउंट में जमा कर देगा तो उसका रिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो एक आपका फंड होता है, उस फंड में एम्प्लॉयर भी पैसा देता है और एम्प्लॉई भी पैसा देता है। ठीक है, अब एम्प्लॉई से जो भी पैसा लिया है इस फंड में तो वो कंपनी के नाम, कंपनी की वजह से एम्प्लॉई ने वहाँ पर उस पैसे को जमा कर दिया। अब ये पैसे को तत्काल बोला गया है कि इनकम माना जाएगा। किसका इनकम? 224 में एम्प्लॉयर का इनकम माना जाएगा। अगर उसने 139(1) के रिटर्न डेट तक भी जाकर जिस पर्पस से के लिए पैसा लिया था उस पर्पस में जाकर जमा कर देता है, जैसे मान लीजिए प्रोविडेंट फंड के लिए लिया था तो वहाँ पर जमा कर देता है, अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड के लिए लिया था तो उसके एक्ट के हिसाब से जमा कर देता है रिटर्न फाइल डेट तक भी, तब तो उसका डिडक्शन इनको मिल जाएगा, नहीं तो ये इनकम माना जाएगा। अब जब इनकम माना जाएगा तो कौन से हेड में माना जाएगा, इसका सवाल उठा, तो यहाँ पर बोला गया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आई। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की बात होती है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की बात होती है। अगर आपने सिक्योरिटीज़ आपने बतौर स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करके रखा है तब तो ठीक है भाई, सिक्योरिटीज़ पर जो भी इंटरेस्ट आपने कमाया वो आपका बिजनेस इनकम कहलाया। लेकिन अगर आपने अदर दैन मतलब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ तो अदर दैन बिजनेस है तो मतलब अदर दैन स्टॉक इन ट्रेड आपने हेल्ड करके रखा है तो उस परिस्थिति में यहाँ पर क्या बोला कि ये आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ बातें आती हैं प्लांट एंड मशीनरी या फिर फर्नीचर। अगर आपने इसको लेटिंग आउट वगैरह सब कर दिया और ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ आप नहीं करते हो, प्लांट मशीनरी फर्नीचर वगैरह सब हायर कर देते हो विथ और विदाउट बिल्डिंग, तो ये भी अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इसको लिया था तो इसका जो पैसा आपको फाइनल अमाउंट सम रिसीव इंक्लूडिंग बोनस जो मिला वो भी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। तो ये सारे कुछ हमने सब सेक्शन नंबर 56 के लिस्ट देखे जो बोला कि अदर सोर्स में ये सारी चीज़ें टैक्सेबल होती हैं। एक एक करके उसी बात को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने रेस हॉर्स, क्रॉसवर्ड पजल वगैरह लिया तो इससे पैसे जीते तो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर बोलता है कि एनी सम रिसीव बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉई, यानी कि एम्प्लॉई एज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूशन दिया प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, सुपरएन्यूएशन फंड वगैरह के नाम पर, और अगर वो रिटर्न फाइल करने की डेट तक आपने जो है जमा नहीं किया स्पेसिफाइड जगह पर जाकर, तो इनकम तो आपका माना जाएगा और इनकम किस हेड में माना जाएगा तो अदर सोर्स में बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ अगर आपने सिक्योरिटी को बतौर स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करके नहीं रखा है तो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अभी अभी हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी जरा उसके बारे में फिर से गौर फरमाते हैं। अगर मान लीजिए कि प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर अगर टैक्स पेयर का है और उसको आप भाड़े पर देते हो तो जो भी आपका इनकम अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो काम आपका बिजनेस का काम है ही नहीं। प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, ठीक है, बिलोंगिंग टू टैक्स पेयर। कंपोजिट रेंटल इनकम, लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर विथ बिल्डिंग, विथ बिल्डिंग भी है तो उस सिचुएशन में अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है तो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, अगर आपका बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है ना, सैलरी इनकम बोलकर टैक्सेबल है तो फिर अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा।
फिर ये जो क्लोजली हेल्ड कंपनी वाली बात हमने करी थी कि क्लोजली हेल्ड कंपनी जो होता है, इफ शेयर इन क्लोजली हेल्ड कंपनी आर रिसीव्ड बाय फर्म और अनदर क्लोजली हेल्ड कंपनी फ्रॉम एनी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यहाँ पर बोला गया है कि क्लोजली हेल्ड कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू करती है, तो ठीक है, प्रीमियम पर क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो यहाँ पर आपको अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल करना है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि एनी कंपनसेशन रिसीव इन कनेक्शन विथ और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ, तो ये वाला क्लॉज जो है ये फाइनेंस एक्ट 2018 में नया डाला गया, फाइनेंस एक्ट 2018 में नया डाला गया, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। यहाँ पर बोला गया है कि आपका दो बातें होती है कि अगर मान लीजिए कि कंपनसेशन जो है इन कनेक्शन विथ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन, यहाँ पर क्या बात हुई कि अगर मान लीजिए कि आपने जो है वो कोई गवर्नमेंट जॉब निकाला, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आप गवर्नमेंट जॉब के लिस्ट में आपका नाम है, आपके पास जो है कोई अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह नहीं आया, जब आपने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो आपको पता चला कि आपको वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, तो आपने मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब BSNL में निकाला था, आपने BSNL वालों पे केस कर दिया कि हम पास कर गए थे एग्ज़ाम, फिर भी जो है यहाँ पर हमको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भेजा गया, इसकी वजह से या तो हमको जॉब दो। तो BSNL वाले ने जॉब नहीं दिया आपको, लेकिन आपको क्या बोला, यहाँ पर आपको बोला कि ठीक है हम जॉब तो नहीं दे सकते आपको, लेकिन आपको हम 50 लाख रुपीज़ कंपनसेशन देने को तैयार हैं, 50 लाख रुपए आपको कंपनसेशन मिल गया। तो उस परिस्थिति में ये 50 लाख रुपया कहाँ पर टैक्सेबल होगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता तब तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता, लेकिन अभी तक तो ये आपका एम्प्लॉयर बना भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो आपका टैक्स अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि आपका टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर टू, तो दूसरी बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कि आपका पोस्ट जो है वो बढ़ा दिया गया, ठीक है, पहले आप जो हैं वो आपका पहले आप यहाँ पर क्या थे कि मान लीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजर के पोस्ट पे आपको डाल दिया गया कि सीनियर फाइनेंशियल मैनेजर आप रहोगे। पहले ही जो है यहाँ पर एक अकाउंटेंट थे, सीनियर अकाउंटेंट थे, अब यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजर के पोस्ट पर ये आपका सारा क्राइटेरिया पूरा कर दिया और आपको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह मिल गया, लेकिन किसी कारण से कंपनी के मालिक का बेटा है और वो सीनियर फाइनेंस MBA करके और उसको ये पोस्ट दे दिया गया, आपको नहीं दिया गया। आपको बोला गया कि आप अकाउंटेंट के ही पोस्ट पे हो, लेकिन बदले में आपको हम 20 लाख रुपया कंपनसेशन देते हैं। तो ये कंपनसेशन बतौर एम्प्लॉय होने की वजह से तो आपको नहीं मिला है, जो आपका टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था सर्विस देने का एम्प्लॉय के तौर पर, तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। यही वाली क्लॉज जो है जोड़ी गई है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन नंबर 56 में देखा कि कौन कौन से इनकम यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएंगे। और भी कुछ अमाउंट बाकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको इंटरेस्ट अगर मिलता है कंपनसेशन या इन्हांस कंपनसेशन पर, तो 50% आपको डिडक्शन अलाउ करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन पूरा नहीं हो पाता है, इसकी वजह से जो विक्रेता होता है वो अगर बायर के द्वारा दिया गया मनी को फॉरफिट कर लेता है, एडवांस मनी या अदरवाइज इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, जिसका रिजल्ट नेगोशिएशन का रिजल्ट एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये इनकम जो है आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर एक क्लॉज मैंने आपको बताया था 56(2)(10), ये बोलते हैं, इसको गिफ्ट का सेक्शन सीधे शब्दों में बोल सकते हो, जहाँ पर आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा मनी मिला या इमोवल प्रॉपर्टी मिली या 8 प्रकार के स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी मिले, वो इनकम जो होता है अदर सोर्स में कैसे कैसे टैक्सेबल होगा, उसकी कहानी हम लोग अब देखते हैं। ये जो सेक्शन नंबर 56 की क्लॉज नंबर 10 में है, अगर आपको कैश वगैरह मिलता है या इमोवल प्रॉपर्टी जो है वो आपको मिलता है फ्री में, किसी ने गिफ्ट कर दिया है, या फिर जो है 50,000 से ज़्यादा का डिस्काउंट दिया है या स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा का, हम लोग देखेंगे अभी, तो उस सिचुएशन में जो पैसा आपका डिफरेंस होता है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके अलावा 8 प्रकार के स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी बताई गई है कि अगर वो स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी में से कुछ आपको अगर चीज़ें मिल जाती हैं तो उस सिचुएशन में आपको फ्री में मिलती है, तो उस सिचुएशन में भी टैक्स लगेगा, और 50,000 से ज़्यादा कंसेशन मिलता है तो भी टैक्स लगेगा। वो पूरी कहानी हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक बार हम लोग सेक्शन नंबर 57 देख लेते हैं। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 56 के सारी चीज़ें, अब हम लोग जो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सेक्शन 57 और 58 कवर कर लेते हैं। 57 क्या बोलता है कि रिडक्शन जो होता है वो आपका
कुछ डिडक्शंस जो होते हैं वो आपको अदर सोर्स हेड में मिलेंगे। मतलब कुछ डिडक्शन के बारे में साफ साफ बोल दिया गया है कि ध्यान रखना ये सारे डिडक्शंस आपको मिलेंगे, ज़रा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ को कमाने के लिए आपने क्या किया होगा कि कमीशन या रेम्यूनरेशन करके खर्चा किया होगा, ठीक है। बैंक वालों को या अदर पर्सन को देते होगे आप, क्योंकि आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का जो अमाउंट है वो आपको कमाना है। तो कमाने के लिए तो ये आपका बताया गया कि ये तो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। यहाँ पर ये जो कमीशन रेम्यूनरेशन पे किया उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर मान लीजिए यहाँ पर बोला कि इफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट इन रिलीवेंट फंड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, स्पेसिफाइड अकाउंट के लिए जिसके लिए पैसा लिया था, ठीक है, उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 के हिसाब से एम्प्लॉयर को मिल जाता है। तो यही बात बोली गई कि इसको आपको रोकेगा नहीं। पहले तो एम्प्लॉयर का वो इनकम माना जाएगा, जो भी आप एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन के नाम पर पैसा कलेक्ट करते हो भाई साहब, आपका वो पहले इनकम माना जाएगा, बाद में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन आपको सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में मिलेगा। ये बिजनेस प्रोफेशन हेड में भी बताया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि आपको ये डिडक्शन आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर यहाँ पर टैक्सेबल हो जाता है तो यहीं पर आपको मिलेगा। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि आपका रेंटल इनकम, लेटिंग आउट प्लांट मशीनरी फर्नीचर और बिल्डिंग, तो आपने क्या किया था, भाड़े पर लेकर आपने लेटिंग आउट किया था प्लांट मशीनरी फर्नीचर या बिल्डिंग का। तो अगर आपका अदर सोर्स में ये टैक्सेबल होता है तो जो भी आपने रेंट, रेट टैक्स, रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन वगैरह सबका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कोई बात नहीं, आपको डेप्रिसिएशन तक का भी डिडक्शन मिल जाएगा। फैमिली पेंशन के बारे में बताया गया कि फैमिली पेंशन अगर लीगल हेयर को मिलता है तो उस परिस्थिति में लीगल हेयर के हैंड में आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल जरूर होगा, लेकिन उस वक्त आपका 1/3 जो आपका फैमिली पेंशन का अमाउंट है या 15,000, ठीक है, 15,000 दोनों में जो लोअर होगा उसका रिडक्शन आपको मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो क्लॉज नंबर 4 में लिखा हुआ है कि कंपनसेशन या इनहांस कंपनसेशन, जो पैसा आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसका इंटरेस्ट का पैसा टैक्सेबल होता है अदर सोर्स में, उसमें 50% को आपको माफ़ी मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगा। वैसे ही फैमिली पेंशन में 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन जो है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो क्लॉज है ये आपका जनरल सेक्शन है, ये बोलता है कि एनी अदर इनकम। तो एनी अदर इनकम में यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी इनकम होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो टैक्सेबल होगा इनकम, उसको कमाने के लिए, इनकम को कमाने के लिए आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर किया होगा, तो उसका एक्सपेंडिचर का डिडक्शन जो है सेक्शन 57 का सब क्लॉज 3 बोलता है कि वो आपको मिल जाएगा, भले ही वो कैपिटल नेचर का लेकिन नहीं होना चाहिए। तो एनी अदर एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा किया गया है उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक सेक्शन आता है सेक्शन 58 का। ये 58 क्या कहता है कि आपका अमाउंट कुछ अमाउंट ऐसे होते हैं जिसका आपको रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखो, सेक्शन 58 बोलता है कि बिल्कुल भी रिडक्शन नहीं मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि इसका एक प्रोविजो आता है। प्रोविजो बोलता है कि इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, तो उस सिचुएशन में सारे एक्सपेंडिचर जो इस एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे रेस हॉर्स के केस में, देखो रेस हॉर्स साफ बोला, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का जो खर्चा है, आप केवल काम क्या करते हो, ओइंग एंड मेंटेनिंग करते हो रेस हॉर्स को, ठीक है। तो उस सिचुएशन में सारे एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन मिल जाता है। फिर सेक्शन 58 कहता है कि कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं उसका डिडक्शन आपको किसी भी कीमत में नहीं मिलेगा। अमाउंट नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंस, कि कुछ सिचुएशन में कुछ खर्चों का डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर वो खर्चे का नेचर अगर पर्सनल नेचर का खर्चा है तो, अब पर्सनल नेचर का खर्चा है तो उसका डिडक्शन तो आपको यहाँ से मिलने से रहा। उसके अलावा टीडीएस प्रोविजन की 3 बातें बताई गई हैं जिसके रिस्पेक्ट में डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या काट का टाइम पे नहीं पे किया। तो टीडीएस आपको डिडक्ट करना था लेकिन आपने नॉट डिडक्ट किया, नॉट डिडक्टेड, या फिर आपने डिडक्ट तो किया लेकिन रिटर्न फाइल करने के डेट तक यानी कि टाइम पर पेमेंट नहीं किया। डिडक्टेड बट नॉट पेड, गवर्नमेंट के अकाउंट में आपने पे नहीं किया। तो उस सिचुएशन में 3 बातें ऐसी आती है जो 3 बातें आपको क्या कहेगा, जो 3 बातें आपको कहता है कि आपका वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। पहली बात है कि अगर आप इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया देते हो तो इंटरेस्ट
विदेश में देते हो, आउटसाइड इंडिया देते हो, तो आपको टीडीएस काटना है और काट के जमा करना है। दोनों में से डिफॉल्ट किया तो उसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। फिर सैलरी पेबल टू आउटसाइड इंडिया, सैलरी टू आउटसाइड इंडिया, तो उस सिचुएशन में भी टीडीएस काटने का आपका प्रावधान बनता है। फिर आपका बताया गया है कि 40 सबसेक्शन ए का क्लॉज नंबर आपका 1A होता है। ये बोलता है कि अगर यहाँ पर कुछ सिचुएशन में बोलता है कि रेसिडेंट को अगर पेमेंट कर रहे हो तो उस परिस्थिति में आप जो है ये केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड वगैरह में करो, ठीक है। अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड आपने किया या फिर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर गवर्नमेंट जो नोटिफाई करती है उसके अलावा कैसे भी पे किया तो उस परिस्थिति में आपका रेसिडेंट को पे करते वक्त में 30% डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे 10,000 पे किया तो 3,000 डिसअलाउ हो जाएगा, केवल 7,000 ही अलाउ होगा। ये बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में ये सेक्शन डिटेल में दिया गया है। बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में ये सेक्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये जो टीडीएस के प्रोविजन के रिस्पेक्ट में बताई गई है 3 बातें कि अगर इंटरेस्ट या सैलरी आउटसाइड इंडिया पे करते हो या फिर जो है रेसिडेंट को पे करते वक्त में आपने अदर देन स्पेसिफाइड मोड में पेमेंट किया तो उस परिस्थिति में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका उसके रिस्पेक्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बात याद रखनी है। और जो बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में 40A देखा था उसमें बोला गया था कि कुछ खर्चों का डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलता, असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ कर देगा। तो बोला गया कि अगर उस लिस्ट में फॉल करता है तो यहाँ पर भी आपका अदर सोर्स इनकम बोलकर भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, अदर सोर्स बोलकर भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। फिर वेल्थ टैक्स का पेमेंट करते हो तो उसका रिडक्शन नहीं मिलता है, वेल्थ टैक्स का पेमेंट करते हो तो उसका रिडक्शन नहीं मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वेल्थ टैक्स का पेमेंट करते हो। तो अभी अभी हमने देखा था कि रेस हॉर्स के रिस्पेक्ट में जो है ओइंग एंड मेंटेनिंग का आप खर्चा करते हो तो उसका पूरा डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 57 में देखा था। सेक्शन 58 में ऐसी ही बात बताई गई है कि बाकी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज क्रॉसवर्ड बजट के रिस्पेक्ट में जो एक्सपेंडिचर आप करते हो उसका रिडक्शन आपको नहीं मिलता है, उसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो एक बार यहाँ पर जो है सेक्शन 58 जो है यहाँ पर पढ़ना है कि पर्सनल लेजर का खर्चा है या फिर इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स, जो इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया पे करते हो जिस पर टीडीएस डिडक्ट करके सरकार के खाते में पे करना था, नहीं किया तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया करना था जिस पर टीडीएस काटना था लेकिन आप नहीं काटा या काट कर जमा नहीं किया, वेल्थ टैक्स का डिडक्शन आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके अलावा बोला गया है कि 40A का नेचर का स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, और एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल वगैरह है तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर हमारी कहानी जो है आती है वापस, अब हम सेक्शन नंबर 56 पे चलते हैं और जो सेक्शन हमने शुरू किया था अब उसकी कहानी को जो है वो अच्छे तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर कहानी आती है क्या, सेक्शन नंबर 56 के क्लॉज नंबर 2 के सब क्लॉज 10 के बारे में। यहाँ पर जो कहानी है उसको मैं चार्ट में एक बार जो है वो समराइज करके उतारने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात आता है कि ये सेक्शन कौन सा है, 56(2) का 10 है। इस सेक्शन में 3 आइटम कवर होते हैं। 3 आइटम के रिस्पेक्ट में आपको क्या लगेगा, 3 आइटम के रिस्पेक्ट में आपको बोला गया है कि आपको अदर सोर्स में इनकम बोलकर टैक्स चुकानी पड़ सकती है। पहली बात बोली गई है मनी, दूसरी बात बोली गई है प्रॉपर्टी। या तो आपको कोई गिफ्ट दे सकता तो एक तो मनी देगा नहीं तो प्रॉपर्टी देगा। प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी हो गई, एक आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया और दूसरा 8 स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी हो गए। इन 3 आइटम के अलावा किसी चीज पर ये गिफ्ट के सेक्शन में टैक्स नहीं लगता है, ध्यान रहे। मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और ये 8 प्रकार के स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी। अभी 8 स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी में कार नहीं है। अगर आपको किसी ने कार गिफ्ट में दे दिया तो उस सिचुएशन में आपको रिलेटिव नहीं, अदर देन रिलेटिव ने भी कार अगर गिफ्ट में दिया जो कि आपका एम्प्लॉय जो है आपका एम्प्लॉयर नहीं है, ठीक है, कोई बंदा जो है दे दिया आपको बिना किसी शादी वादी के ओकेजन के एवे, तो उस सिचुएशन में कोई भी चीज़ आपको गिफ्ट में दे दिया तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, ठीक है। ये 8 प्रकार के स्पेसिफाइड लिस्ट में आएगा तभी ही टैक्सेबल होगा। ये 8 प्रकार के लिस्ट में ज्वेलरी को कवर किया गया है, साफ साफ ज्वेलरी को कवर किया गया है। तो पहले पैसों की बात करते हैं। पैसों की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर तो एक बात ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आउटसाइड इंडिया में भी अगर आप ये पेमेंट कर रहे हो तभी भी इस सेक्शन में फॉल कर जाओगे, तभी भी ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाता है। तो आप बताओ रेसिडेंट हो और आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप किसको दे रहे हो, कंसेशनल रेट पर या फिर फ्री में आप आउटसाइड इंडिया वाले पर्सन को दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। मनी के केस में बताया गया कि आपका मनी एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से एक्सीड आपको कोई गिफ्ट देता है तो मनी आपको 50,000 से ज़्यादा कोई गिफ्ट देता है तो ठीक है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या बोला कि आपका पूरा का पूरा फुल अमाउंट जो है 56(2) के तहत
आपको टैक्स लग जाएगा। 56(2) के क्लॉज नंबर 10 के तहत आपको अदर सोर्स में इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बशर्ते कि ये स्पेसिफाइड लोग नहीं होने चाहिए। स्पेसिफाइड लोग क्या होते हैं हम बाद में जानेंगे। स्पेसिफाइड लोगों से लेने पर टैक्स नहीं लगता है, सीधे शब्दों में यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर दूसरी बात आती है इमूवल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। इमूवल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में क्या बोला गया कि अगर आपको फ्री में मिलता है, जिसको बोला गया शब्दों में विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन मिलता है, किसी ने फ्री में ऐसे ही इमूवल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर दी अदर देन स्पेसिफाइड लोग, स्पेसिफाइड लोगों के अलावा, तो उस सिचुएशन में अगर स्टाम्प वैल्यू ₹50,000 से एक्सीड करता है उस इमूवल प्रॉपर्टी का, अब जाहिर सी बात है स्टाम्प वैल्यू तो कम कैसी भी प्रॉपर्टी का आज में 50,000 से एक्सीड करता ही है। यहाँ पर बोला गया कि फुल अमाउंट जो है, फुल का फुल अमाउंट आपका जो टैक्सेबल होगा इस सेक्शन के तहत, अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होगा इस सेक्शन के तहत। अगर मान लीजिए कि आपको डिस्काउंट कुछ ज़्यादा ही दे देता है, विथ कंसिडरेशन मिला, लेकिन आपको डिस्काउंट जो है इनकम टैक्स बोलता है कि कुछ डिस्काउंट अनरीजनेबल है, इसकी वजह से इसको टैक्स लगाओ। यहाँ पर बोला कि विथ कंसिडरेशन आप लेते हो स्टाम्प वैल्यू माइनस जो भी कंसिडरेशन आपसे चार्ज किया गया उसको सेल प्राइस में यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, कंसिडरेशन आपको जो चार्ज किया गया स्टाम्प वैल्यू माइनस सेल प्राइस, अगर ये जो वैल्यू है, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस अगर एक्सीड करता है, ये जो डिफरेंस है वो एक्सीड अगर करता है, किस चीज़ से एक्सीड करता है, तो बोला गया कि 5% ऑफ सेल कंसिडरेशन, 5% ऑफ सेल प्राइस और 50,000 ₹50,000 दोनों में जो भी हायर होगा, इस हायर से अगर एक्सीड करता है ये डिफरेंस, तो ये जितना भी डिफरेंस है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कंडीशन चेक करने का तय कंडीशन है कि 5% और 50,000 ये डिफरेंस जो है वो एक्सीड करना चाहिए, तो पूरा का पूरा जो आपको मतलब आपका स्टाम्प वैल्यू ज़्यादा का था और आपको डिस्काउंट इतना ज़्यादा दे दिया गया कि इन लिमिट से भी, ये हायर वाले लिमिट से भी एक्सीड कर गया, ये ओवरऑल से भी लिमिट से एक्सीड कर गया, इतना डिस्काउंट आपको मिल गया, तो पूरा का पूरा डिफरेंस जो है वो आपका अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, अदर सोर्स में हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बात करी किस चीज़ के शब्द की बात जो करी, वो स्टाम्प वैल्यू शब्द की बात करी। स्टाम्प वैल्यू यहाँ भी देखा, स्टाम्प वैल्यू यहाँ भी देखा। तो स्टाम्प वैल्यू आप जब इमूवल प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हो तो उस दिन भी स्टाम्प वैल्यू रहता है। तो बोला गया है कि जनरली जो स्टाम्प वैल्यू आप लेते हो वो रजिस्ट्री के दिन का लेते हो, रजिस्ट्री के दिन का लेते हो, लेकिन एग्रीमेंट का डेट ऑफ एग्रीमेंट का भी आप स्टाम्प वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ एग्रीमेंट का स्टाम्प वैल्यू आप लोगे, यहाँ पर ये वाला वैल्यू लोगे, रजिस्ट्री वाला दिन का नहीं लोगे। अगर अप टू डेट ऑफ एग्रीमेंट, मतलब डेट ऑफ एग्रीमेंट अगर 15 मई को एग्रीमेंट हुआ है तो 15 मई तक अप टू डेट ऑफ एग्रीमेंट जो है आपने अदर दैन कैश किसी मोड में यहाँ पर फुल और पार्ट कंसिडरेशन लिया है, तो ठीक है, इनी कंसिडरेशन अगर यहाँ पर लिया है तो फिर एग्रीमेंट के डेट की स्टाम्प वैल्यू ली जाएगी। तो स्टाम्प वैल्यू कौन से दिन की ली जाएगी, यूँ तो रजिस्ट्री के दिन की ली जाती है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन की, लेकिन डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन का लिया जाएगा अगर कंसिडरेशन जो है इमूवल प्रॉपर्टी का जो कंसिडरेशन चुका रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपने ले रखा है अदर दैन कैश मोड में डेट ऑफ एग्रीमेंट तक कुछ भी कंसिडरेशन के नाम पर। दूसरी बात तरफ पहलू आती है कि प्रॉपर्टी में 8 प्रकार की स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी होती है, 8 प्रकार की स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी होती है। एक चैप्टर है आपका कैपिटल गेन, इसमें सेक्शन है 2 का सबसेक्शन 14 बोलता है कि कोई चीज़ कैपिटल एसेट्स होगा तभी उसके रिस्पेक्ट में जो है वो टैक्स लगेगा, तभी उसके रिस्पेक्ट में ट्रांसफ़र करने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब कैपिटल जो एसेट्स है उसमें की परिभाषा में कुछ बातें एक्सक्लूड होती है, जिसमें यहाँ पर मेमोरी टेक्निक है कि स्पा करवा लो गंदे दिखते हो, ठीक है, तो स्पा GD, तो एस का मतलब होता है जो आपका स्टॉक इन ट्रेड वगैरह हो गया वो कैपिटल एसेट्स नहीं होता है, क्योंकि वो आपका क्या हो गया, स्टॉक इन ट्रेड आपका बिजनेस की चीज़ें होंगी। पर्सनल इफेक्ट भी जो बोलता है कि यहाँ पर कैपिटल एसेट्स नहीं होता है, लेकिन पर्सनल एसेट्स में भी एक्सेप्ट है। यहाँ पर ए का मतलब आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड, जी का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, और यहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट जो है वो ये सब कहानी आती है कि ये सब कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। अब पर्सनल एसेट्स में एक्सेप्शन दिया गया, यानी कि कुछ पर्सनल एसेट्स जो होते हैं वो आपके कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं, कुछ पर्सनल इफेक्ट जो होते हैं वो आपके कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं, यानी कि उसके ट्रांसफ़र पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। ये जो पर्सनल इफेक्ट हैं वो आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं, ज़रा इस एक्सेप्शन की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एसेट्स हैं वो आपका क्या हो गया, ये है आपका
GADPSA, यानी कि ये सारी चीज़ें कैपिटल एसेट्स कही जाती है। यही यहाँ पर प्रॉपर्टी कहलाएगी और इसके अलावा 2 आइटम भी यहाँ पर प्रॉपर्टी कहलाएगा। जे का मतलब होता है ज्वेलरी। सारी बातें जो है बुक में लिखी गई है, मैं बस यहाँ पर आपको शॉर्ट में प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, ताकि बुक में मैं एक बार कंफर्म करके इस चीज़ को रीड करवाऊंगा तो फिर आपको ध्यान में बैठ जाएगा। ज्वेलरी आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ज्वेलरी आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, किसी भी प्रकार के वर्क ऑफ आर्ट। तो ये सारी प्रॉपर्टी को, ज्वेलरी को, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन को, ड्राइंग को, पेंटिंग को, स्कल्पचर को, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट को, ठीक है, ये प्रॉपर्टी माना गया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी माना गया है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी माना गया। इसके अलावा 2 चीज़ों को प्रॉपर्टी यहाँ पर माना जाता है। ये जो एक्सेप्शन वाली चीज़ें हैं उसके अलावा 2 चीज़ों को और यहाँ पर प्रॉपर्टी माना गया है हमारे 56(2) के क्लॉज नंबर 10 पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब ये 2 चीज़ कौन कौन है जरा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये है शेयर एंड सिक्योरिटीज़। शेयर एंड सिक्योरिटीज़ को भी यहाँ पर कवर किया गया है एंड बुलियन को कवर किया गया है, बुलियन को कवर किया है। तो ये 2 सबसेक्शन 14 के ये जो 6 आइटम है उसके अलावा सिक्योरिटी एंड बुलियन, तो टोटल जो है वो आपका 8 आइटम हो गया। इसीलिए मैंने बोला 8 प्रकार के स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी। अब ये 8 प्रकार के स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी अगर विदाउट कंसिडरेशन आपको किसी को दिया जाता है, विदाउट कंसिडरेशन, अब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से एक्सीड करती है, फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से एक्सीड करती है, तो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा। ये 8 चीज़ें, जैसे आपको ज्वेलरी कोई गिफ्ट करता है और उसकी कीमत 50,000 से ज़्यादा की है, फ्री में गिफ्ट कर दिया, उसके बाद भी 50,000 से ज़्यादा की है, तो पूरा का पूरा इनकम बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और यूँ तो आप डे टू डे लाइफ में देखते ही हो कि ज्वेलरी जो है वो गिफ्ट करते ही रहते हैं लोग, ठीक है। तो शायद जब अदर देन रिलेटिव हम यहाँ पर देखेंगे कि रिलेटिव से मिलने वाले को नहीं कंसिडर करते हैं। तो जो जैसे मान लो कि कोई बंदा है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको गिफ्ट दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो तो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं है। 50,000 से ज़्यादा का ज्वेलरी अगर आप गिफ्ट दोगे तो समझ जाना जो गिफ्ट जिसको मिल रहा है उसको भाई टैक्स देना पड़ेगा, 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट अगर मिल रहा है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर विदाउट कंसिडरेशन, अब आती है बात की विथ कंसिडरेशन की बात आती है। विथ कंसिडरेशन यहाँ पर बोला गया कि जो यहाँ पर डिस्काउंट आप ज़्यादा देते हो, ठीक है, सेल कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, ये जो डिस्काउंट है फेयर मार्केट वैल्यू स्पेसिफाइड मैनर में डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। तो सेल कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अगर 50,000 प्लस है तो जो भी डिफरेंस रहेगा, यानी कि जो भी अमाउंट जो डिफरेंस का रहेगा वो पूरा का पूरा अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। सेल कंसिडरेशन माइनस फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ पर था कि हम लोग यहाँ पर क्या देखते थे कि आपका स्टाम्प उल्टा यहाँ पर होगा, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू डिस्काउंट में आपको दिया गया है तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस सेल कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस सेल कंसिडरेशन, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और डिस्काउंट में मिला है आपको तो सेल प्राइस जो है कम है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में फेयर मार्केट वैल्यू माइनस सेल कंसिडरेशन 50,000 से एक्सीड करता है तो उस परिस्थिति में पूरा को पूरा अदर सोर्स बोलकर टैक्स लग जाएगा। यहाँ पर हमने इमोवल प्रॉपर्टी के केस में क्या जाना था कि स्टाम्प वैल्यू माइनस जो सेल प्राइस होता है, ठीक है, उसका कंपेयर किया था 5% ऑफ सेल प्राइस और 50,000 विच एवर इज हायर। लेकिन यहाँ पर 5% ऑफ सेल प्राइस वाला क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पर केवल 50,000 से एक्सीड करता है तो जो डिफरेंस होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कहानी, एक और चीज़ आती है, कहानी यहाँ पर आती है कि ये 56(2) का 10 जो है वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा कुछ केस में, ठीक है, कुछ केस में अट्रैक्ट ही नहीं होगा। इससे पहले एक बात और हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि अब सवाल उठता है कि जो बंदा गिफ्ट लेता है उसके हैंड की बात आती है, जो बंदा गिफ्ट लेता है उसके हैंड की बात आती है। जैसा कि आपने देखा सेक्शन नंबर 47 करके कैपिटल गेन एक चैप्टर है, उसमें सेक्शन नंबर 47 है, वो बोलता है कि कुछ ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, मतलब आपका ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा तो नो कैपिटल गेन, सेक्शन 47 की वजह से नो कैपिटल गेन। तो ये जो ट्रांसफर आप गिफ्ट कर रहे हो, गिफ्ट पर जो है कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, गिफ्ट के लिए 56(2) का 10 है सेक्शन है, ठीक है, वो रिसिपिएंट के हैंड में आपका टैक्स लगाने की वजह से है। लेकिन ट्रांसफ़र करने वाले के हैंड में कैपिटल गेन नहीं लगता है, गिफ्ट बोलकर आपका कैपिटल गेन नहीं लगता है। अब यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है कि आपका जो बंदा है जो रिसीव करता है, जो गिफ्ट लिया है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि अमिताभ ने गिफ्ट दिया है
मान लीजिए कि ऐश्वर्या मान लो कि ठीक है रिलेटिव की डिफरेंस में आ जाती है, इसकी वजह से हम उसकी बात नहीं करेंगे। अमिताभ बच्चन ने गिफ्ट दिया है राजेश खन्ना को, ठीक है, अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना को गिफ्ट दिया था। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर क्या आती है कि ये जो गिफ्ट लेने वाला बंदा है, ठीक है, ये गिफ्ट लेने वाला बंदा है, वो जो भी चीज़ें उसको मिलती है जिस पर 56(2) के 10 के हिसाब से जो है वो अदर सोर्स बोलकर टैक्स अट्रैक्ट होता है, वो जो भी आइटम है उसके हैंड में उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसके हैंड में वही माना जाएगा जो अमिताभ के हैंड में था, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि होल्डिंग पीरियड कहाँ से देखा जाएगा, जिस दिन अमिताभ बच्चन ने उस पार्टिकुलर इमूवल प्रॉपर्टी या फिर ये जो स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी है उसको लिया था, तो होल्डिंग पीरियड भी प्रीवियस ओनर के होल्डिंग करने के दिन से काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ केसेस में कि 56 सबसेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 10 अट्रैक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो कौन कौन से जो है नो, कौन कौन से सेक्शन है जहाँ पर नो 56 क्लॉज नंबर 2 का सब क्लॉज नंबर 10, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जरा उसकी बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि एनी रिलेटिव से मिलता है, तो एनी रिलेटिव से मिलता है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रिलेटिव किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर रिलेटिव किसको कहा जाता है, तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है कि हस्बैंड वाइफ, इसको रिलेटिव कहा जाता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ रिलेटिव कहा जाता है। हस्बैंड वाइफ दोनों के ब्रदर एंड सिस्टर को भी रिलेटिव कहा जाता है, इंक्लूडिंग ये ब्रदर सिस्टर के जो स्पाउस होंगे ये भी आपके रिलेटिव की परिभाषा में कवर कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हस्बैंड वाइफ दोनों का मदर एंड फादर, इसको भी रिलेटिव कहा जाता है, मदर एंड फादर जो है इसको भी रिलेटिव कहा जाता है। अब ये जो मदर फादर का जो भाई बहन होगा, मदर फादर का ब्रदर एंड सिस्टर भी आपका रिलेटिव कहलाएगा, मदर फादर का भी ब्रदर एंड सिस्टर जो है रिलेटिव कहलाएगा। वो भी जो ब्रदर सिस्टर होगा उसके स्पाउस भी रिलेटिव कहलाएंगे, उसके स्पाउस भी रिलेटिव कहलाएंगे, ठीक है, ये बात होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ होगा उसका लीनियर एसेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट, ये सभी जो है आपका रिलेटिव कहलाएंगे, ठीक है। तो पहली बात है कि हस्बैंड वाइफ के भाई बहन और उनके स्पाउस, उसके बाद हस्बैंड वाइफ के मदर फादर और मदर फादर के भाई बहन और उनके स्पाउस, ठीक है। तो ये सारे के सारे, और फिर लीनियर एसेंडेंट, ठीक है, जो पीछे की पीढ़ी है वो और आगे की पीढ़ी है वो, मतलब बच्चे पोते, ये सब के सब जो है रिलेटिव कहलाएंगे। तो जो खानदान के लोग हैं वो लोग लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो रिलेटिव कहलाएंगे। तो इस परिस्थिति में रिलेटिव की परिभाषा में देख लेने का है कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो है चीज़ें ये आपको देखने को मिलती है कि चीज़ें आपको मिलती है, किसी से गिफ्ट मिलती है। अब वो गिफ्ट और टैक्स में लगता है कि नहीं लगता है, तो आपको रिलेटिव का डिफरेंशिएशन सोचना पड़ता है। तो हस्बैंड वाइफ, उसका ब्रदर सिस्टर स्पाउस के साथ मदर फादर, और मदर फादर के ब्रदर सिस्टर स्पाउस के साथ उसके बाद लीनियर एसेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट, सारे के सारे जो है यहाँ पर रिलेटिव बोलकर कवर किए गए हैं। उसके अलावा जहाँ तक बात करते हैं कि रिलेटिव हफ के केस में मेंबर, हफ के केस में हफ का कोई मेंबर, इसे भी गिफ्ट मिलता है, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर 56 सबसेक्शन 2 का क्रॉस नंबर 10 अट्रैक्ट नहीं होता है। फिर अगर मान लीजिए कि किसी इंडिविजुअल की शादी होती है, उसको ऑन एक ओकेजन ऑफ मैरिज, आपको शादी के नाम पर कोई भी गिफ्ट मिलता है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आप बोल सकते हो किसी से भी मिलता है, ठीक है। तो अगर आपके बॉस को आपको कुछ गिफ्ट देना है, तो उस परिस्थिति में वो शादी के नाम पर दे सकता है, ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज गिफ्ट देता है, तो वो टैक्स नहीं लगता है। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि विल और इनहेरिटेंस के तहत जो है वो आपको अगर गिफ्ट मिलता है, तो उस परिस्थिति में भी उस पर टैक्स नहीं लगता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि पेड या डोनर जो होता है आपको गिफ्ट देता है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, ठीक है, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। तो ये गिफ्ट एक शर्त होता है, ये गिफ्ट एक शर्तिया गिफ्ट होता है। यहाँ पर बोलता है कि गिफ्ट जो है वो अगर मान लीजिए कि वो रिकवर हो गया तो फिर वो आपसे ले सकता है, ठीक है। या फिर आपका मतलब जिसको गिफ्ट दिया है, गिफ्ट लेने वाला ही पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो भी जो है वापस वो ले सकता है, ठीक है। जैसे मिस्टर एक्स ने जो है गिफ्ट इन कंप्लीशन ऑफ डेथ जो है मिस्टर वाई को दिया, ठीक है। अब मिस्टर वाई ही पहले मर गया मिस्टर एक्स से, ठीक है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ होगा, ये भी यहाँ पर कवर नहीं करता है। फिर जहाँ तक बात आती है कि अगर मान लीजिए कि आपका ग्राम पंचायत वगैरह यानी कि लोकल अथॉरिटी वगैरह, जो 1020 में लोकल अथॉरिटी डिफाइन किया गया है,
वो आपका ग्राम पंचायत वगैरह गांव के खेलकूद के विकास के लिए या किसी चीज़ के नाम पर अगर ये चीज़ें देते हैं तो उस पर भी 56 का 10 अट्रैक्ट नहीं होगा। फिर 1023C में कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि चैरिटी वगैरह का काम करती है, हॉस्पिटल वगैरह चलाते हैं, एजुकेशन स्कूल कॉलेज वगैरह सब चलाते हैं, तो इनके द्वारा और ये लोग रिसीव करते हैं फ्रॉम और बाई। तो दोनों केस यहाँ पर कवर कर लिया गया, दोनों केस कवर कर लिया गया है। यहाँ पर बोला गया कि इस पर 56(2) के 10 के तहत जो है वो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये अट्रैक्ट ही नहीं होगा। 56 सबसेक्शन 2 का 10 अट्रैक्ट ही नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जब ये संस्था आ गई चैरिटेबल समाज सेवी वाली, तो 12AA वाला जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट के तहत, तो वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसको भी इस लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, उसको भी लिस्ट में डाल दिया गया है। अब यहाँ पर बोलते हैं कि जो है इंडिविजुअल एक ट्रस्ट को देता है, मेंबर के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है, उसको में पैसा इंडिविजुअल देता है या फिर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी देता है, तो भी इस सेक्शन में कवर नहीं करेगा, उस सेक्शन में कवर नहीं करेगा। उसके अलावा सेक्शन 47 का कुछ लिस्ट बताया गया। सेक्शन 47 बोलता है सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो नॉट ट्रांसफर यानी कि नो कैपिटल गेन। तो ये कैपिटल गेन चैप्टर में सेक्शन 47 बहुत फेमस सेक्शन है। बोला गया है कि कुछ ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा, और जब ट्रांसफर नहीं माना जाता है तो कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होने का सवाल नहीं उठता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 47 जो है उस सिचुएशन में भी बोला गया है कि वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शन 47 के कुछ लिस्ट दिए गए, कुछ आइटम के केस में आपका 56 सबसेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 10 अट्रैक्ट नहीं होता है। एक बार जो है हम लोग लिस्ट जो देखेंगे वो कहाँ पर देखेंगे, तो एक बार वो लिस्ट बुक से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं यहाँ पर एक बार जो चीज़ें हमने पहले अब तक डिस्कस करी है उसको एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। 56 सबसेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 10, जहाँ पर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन रिसीव करता है गिफ्ट, एनी पर्सन, ये नहीं बोला गया कि वो बंदा रेसिडेंट ही हो, कोई भी पर्सन रिसीव करता है गिफ्ट प्रीवियस ईयर में, ठीक है, फ्रॉम एनी पर्सन, तो दिस प्रोविजन एप्लीकेबल इवन इफ रेसिडेंट गिफ्टेड मनी और स्पेसिफाइड एसेट्स टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तभी भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर 3 आइटम बताया गया। पहला आइटम बताया गया मनी, दूसरा आइटम बताया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मनी विदाउट कंसिडरेशन, होल ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच मनी इज टैक्सेबल। ठीक है, अगर 50,000 से एक्सीड होता है तो विदाउट कंसिडरेशन, तो पूरा का पूरा जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो मनी के केस में तो विदाउट कंसिडरेशन ही रिसीव करता होगा। ठीक है, तो मनी के केस में आपका ये आपका कंपेयर वाला सिचुएशन नहीं है, विथ और विदाउट कंसिडरेशन 2 कैटेगरी नहीं है। 50,000 से ज़्यादा कोई मनी रिसीव करता है तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल के तौर पर जो है या हंसने के लिए याद रखने के लिए सोच भी सकते हो कि जो बड़े सिटीज़ में जो भिखारी होते हैं उन लोगों को भी जो है वो 50,000 से ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है, तो इनकम टैक्स उसके हिसाब से भी अदर सोर्स में उसको टैक्स देना चाहिए। तो विदाउट कंसिडरेशन उनको मिला है, उनको रिलेटिव से तो मिला नहीं है, तो सारे के सारे क्राइटेरिया 56 सबसेक्शन 2 के क्लॉज नंबर 10 में तो फॉल करते हैं। ना उनको ऑन अकजन ऑफ मैरिज मिला है, ना रिलेटिव से मिला है, ना विल और इनहेरिटेंस से मिला है, ना लोकल अथॉरिटी से मिला है, ना चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में टैक्स लगना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग है तो उस परिस्थिति में यहाँ पर क्या बोला गया है कि पहली बात बोली गई कि अगर विदाउट कंसिडरेशन आपको मिलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, कोई विदाउट कंसिडरेशन आपको दे देता है अदर दैन स्पेसिफाइड लोग, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर स्टाम्प वैल्यू जो है 50,000 से एक्सीड करती है तो पूरा का पूरा सम जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। जहाँ तक बात करते हैं कि अगर विद कंसिडरेशन मिलता है तो डिफरेंस ऑफ स्टाम्प वैल्यू और जो कंसिडरेशन आपसे चार्ज किया गया है वो हायर ऑफ द फॉलोइंग से एक्सीड करता है, तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ये हायर ऑफ द फॉलोइंग कौन कौन से हैं? 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। ठीक है, ये फाइनेंस एक्ट 2018 में ये बात बोली गई। स्टाम्प वैल्यू माइनस परचेज प्राइस जो होता है शैल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इस केस में। अब नोट करके यहाँ पर क्या बोली गई है कि स्टाम्प वैल्यू किस दिन की लोगे, नोट करके यहाँ पर बोला गया है कि स्टाम्प वैल्यू जो है आपको किस दिन का लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि स्टाम्प वैल्यू जो है वो किस दिन की लेनी है। यूँ तो आपका
स्टाम्प वैल्यू लिया जाता है रजिस्ट्री के दिन का, लेकिन डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन का ही लिया जाएगा, रजिस्ट्री के दिन का नहीं लिया जाएगा अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट तक जो है वो कुछ अमाउंट जो होता है वो अदर देन स्पेसिफाइड मोड में पेमेंट किया गया है। अब यही बात यहाँ पर देखते हैं कि वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट द सेम। एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन का दिन जो है सेम नहीं है, तो स्टाम्प वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट मे बी टेकन। This provision shall apply a case where amount of consideration or part thereof has been made by way of account payee check, ठीक है, अदर देन कैश में, यानी कि अकाउंट पेई चेक में, अकाउंट पेई ड्राफ्ट में, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम में, या फिर अदर मोड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये फाइनेंस एक्ट 2019 में हर जगह डाला गया है, अदर मोड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि डेट ऑफ एग्रीमेंट तक अगर मान लीजिए डेट अप टू डेट ऑफ एग्रीमेंट अगर अदर देन स्पेसिफाइड मोड में क्या बोलते हैं कुछ न कुछ पैसा कंसिडरेशन का दिया गया हो इन सब मोड में, तो उस परिस्थिति में कहा जाएगा कि भाई साहब आपका एग्रीमेंट डेट का स्टाम्प वैल्यू ले लो। अब तीसरा पहलू जो हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर्टी बीइंग शेयर एंड सिक्योरिटीज, प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी, जिसमें स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी में शेयर एंड सिक्योरिटीज आता था, बुलियन आता था, उसके अलावा वो कैपिटल एसेट्स की चीज़ें आती थी, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। इतनी ही प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात आ रही है, जितना आपको दिख रहा है उतनी ही प्रॉपर्टी की बात आती है। इसी के केस में आपका गिफ्ट का सेक्शन अट्रैक्ट होगा, बाकी केस में अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर ये जो आपको प्रॉपर्टीज़ जो मिलती है वो विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, दूसरी बात होती है कि विद कंसिडरेशन। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू जो होती है प्रॉपर्टी का एक्सीड होता है 50,000 से, तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर विथ कंसिडरेशन की बात आती है, ठीक है, विथ कंसिडरेशन की बात आती है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू और जो भी परचेस प्राइस यानी कि कंसिडरेशन पे किया गया है, दोनों का डिफरेंस जो है अगर 50,000 से एक्सीड करता है, तो यानी कि आपको डिस्काउंट एक लेवल से ज़्यादा दिया गया है, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जो भी आपने परचेस प्राइस है, यानी कि सेल कंसिडरेशन जो चार्ज किया गया है वो 50,000 से ज़्यादा है, देन होल ऑफ सच सम शैल बी, यानी कि जो डिफरेंस है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैपिटल एसेट्स का नेचर होगा देयरफॉर नॉट अप्लाई टू स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमर स्टोर्स। मतलब यहाँ पर जो गिफ्ट मिलता है आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो सब कैपिटल एसेट्स के नेचर का होना चाहिए। फिर जो बंदे को गिफ्ट मिलता है उसके हैंड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, ये आपको बताता है, ये बात बताता है कि 49 सबसेक्शन 4 के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू स्टाम्प वैल्यू जो कि लिया गया है इस पर्पस के लिए 56(2) के 10 पर्पस के लिए, ठीक है, वो स्टाम्प वैल्यू का ही आप क्या बोलोगे उस एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा रिसिपिएंट के हैंड में। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहूँ। ये आपका 49 सबसेक्शन 4 यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रिस्पेक्ट में पहली बात यहाँ पर आती है कि दो सिचुएशन आता है। एक सिचुएशन आता है आपको रिलेटिव बोलकर आपको मतलब कुछ केस में 56 सबसेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 10 लगता है, ठीक है, कुछ सिचुएशन में लगेगा, कुछ सिचुएशन में नहीं लगेगा। जहाँ पर नहीं लगेगा वहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका माना जाएगा, प्रीवियस ओनर का माना जाएगा। होल्डिंग पीरियड भी प्रीवियस ओनर का काउंट किया जाएगा। ये आपको पता चलता है कि प्रीवियस ओनर का जो लिया जाएगा, अमिताभ बच्चन वाला जो मैंने एग्जांपल बोला, ठीक है, वहाँ पर ये मान के चलते हैं कि ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, तभी वो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और होल्डिंग पीरियड माना जाएगा। अब यहाँ पर सेक्शन 47 अट्रैक्ट आ जाता है। सेक्शन 47 के तहत आपका होल्डिंग पीरियड जो है 49 में और जो होल्डिंग पीरियड है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन 49 में काउंट किया जाता है और ये आपका 2 का 42A में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो होल्डिंग पीरियड को प्रीवियस ओनर का लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 56(2) का 10 जो है अट्रैक्ट होता है, तो उस सिचुएशन में बोला गया कि जो रिसिपिएंट है जो गिफ्ट ले रहा है उसके हैंड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 49 सबसेक्शन 4 के हिसाब से यहाँ पर जो फेयर मार्केट वैल्यू या स्टाम्प वैल्यू ली गई है उसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 49(4) के हिसाब से मानो अगर 56(2) का 10 अट्रैक्ट होता है। तो ये बात जो है यहाँ पर ध्यान से समझने वाली चीज़ है। हम एग्जाम्पल इसके बाद लास्ट में देखेंगे, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कुछ केसेस में जो होता है यह सेक्शन आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। अब ये कौन से केसेस होते हैं जहाँ पर ये सेक्शन आपका एप्लीकेबल नहीं होता है, ज़रा उसकी चर्चा हम लोग करते हैं।
तो हमने देखा था कि अगर किसी रिलेटिव से मिलता है तो रिलेटिव के बारे में जो है टेबल दिया गया है कि रिलेटिव का टेबल नीचे में आपको मिलेगा कि रिलेटिव किसको कहा जाएगा। तो इंडिविजुअल के केस में क्या बोलते हैं, स्पाउस, ठीक है। उसके बाद ब्रदर सिस्टर और ब्रदर सिस्टर के स्पाउस। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि पेरेंट्स तो आते ही हैं, उसके अलावा पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस, लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल या फिर स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो आपके ब्रदर सिस्टर की बात आ रही है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के ब्रदर सिस्टर की हो या फिर स्पाउस के मदर फादर के ब्रदर सिस्टर के हों, ठीक है, या इंडिविजुअल के, उनके स्पाउस के साथ कवर होंगे दोनों। इन केस ऑफ हफ कोई भी मेंबर जो होता है वो आपका यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा। देयर विल बी नो टैक्स इम्प्लीकेशन। जहाँ पर हफ रिसीव करता है अपने मेंबर से, ठीक है, गिफ्ट जो कि आपका या फिर कम पैसे में डिस्काउंट में रिसीव करता है, तो वहाँ पर कोई टैक्स का सवाल नहीं उठेगा। उसके अलावा एक बात और आती है कि रिलेटिव के अलावा और कौन से लोग होते हैं जब 56(2) के 10 अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये रिलेटिव हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज अगर रिसीव किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, विल और इनहेरिटेंस में, गिफ्ट इन कंप्लीटेशन ऑफ डेथ, ठीक है, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, या फिर जो है आपका रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी जो कि 10(k)(20) में डिफाइन किया गया है, रिसीव फ्रॉम 1023C का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो, ठीक है, 1023C का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो, या 12AA वाला जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह सब होता है वो, ठीक है। अब 1023C के बारे में फिर से चर्चा की गई है, बाय, रिसीव्ड बाय या रिसीव फ्रॉम, ठीक है, दोनों सिचुएशन को ये कवर करता है 1023C वाला। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि अगर इंडिविजुअल्स कोई देता है उस ट्रस्ट को पैसा जिसका क्रिएशन या एस्टेब्लिश किया गया है बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल अपने रिलेटिव लोगों के बेनिफिट के लिए एक ट्रस्ट बनाता है, ठीक है। जैसे आप बहुत बड़े आदमी बन गए और आप चाहते हो आपको पूरा रिश्तेदारों का कल्याण हो जाए, इसकी वजह से आपने ट्रस्ट बना दिया और उस ट्रस्ट या क्रिएट एस्टेब्लिश किए हो आप अपने रिश्तेदारों की भलाई के लिए। उसमें आप अगर कुछ भी गिफ्ट देते हो तो उस सिचुएशन में आपका गिफ्ट बोलकर टैक्सेशन नहीं लगाया जाएगा। फिर आपका सेक्शन 47 के कुछ आइटम हैं जिस आइटम में बोला गया है कि आपका इन आइटम्स में बोला गया है आपका गिफ्ट बोलकर टैक्स नहीं लगेगा। फिर फाइनेंस एक्ट 2019 में बोला गया है, इस लिस्ट को लंबा करते हुए, वो क्लास ऑफ पर्सन और सब्जेक्ट टू कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जो सरकार प्रिस्क्राइब करेगी उन सिचुएशन में भी 56 क्लॉज नंबर 2 का 10 अट्रैक्ट नहीं होगा। जो सरकार स्पेसिफाइड करेगी उस सिचुएशन में भी ये 56 सबसेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 10 अट्रैक्ट नहीं होगा। ये सिचुएशन जो है सरकार जो है आपको बताएगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इस कहानी को कि सेक्शन 47 ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिगार्डेड। तो सेक्शन 47 के कुछ आइटम हैं जो कि आपका जिस पर 56(2) का 10 नहीं लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये नॉट क्लोज कर देना है। यहाँ पर बोला गया है कुछ ट्रांजैक्शन जो कि सब्जेक्ट टू 56(2) के 10 होते हैं। ट्रांजैक्शन कुछ सब्जेक्ट टू 56(2) के 10 होते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि नॉट सब्जेक्ट टू 56(2) के 10 होते हैं, जरा उसके बारे में बात करते हैं। ये सारे आइटम जो है सेक्शन 47 पढ़ते वक्त में कैपिटल गेन में आपको मिलेंगे। इस सिचुएशन में बोला गया है कि इस सिचुएशन में यानी कि अगर टोटल या पार्शियल पार्टीशन पर गिफ्ट मिलता है, अगर हफ का पार्टीशन होता है तो टोटल हो या पार्शियल पार्टीशन हो, उस सिचुएशन में क्या बोला गया है, साफ साफ बोल दिया गया है कि उस सिचुएशन में जो भी आपका पैसा इधर उधर होता है या फिर ये स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी, उस पर आपका 56(2) का 10 अट्रैक्ट नहीं होगा। रिसीट ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अमालगमेटेड कंपनी, ठीक है। अब अमालगमेशन के दौरान दो देश भारतीय कंपनी का अमालगमेशन होता है, या फिर एक भारतीय एक विदेशी का अमालगमेशन होता है, या फिर अमालगमेशन होता है दो फॉरेन कंपनी का, जिसकी वजह से इंडियन कंपनी का शेयर जो है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उस सिचुएशन में ये भी आपका यहाँ पर भी आपका ये सेक्शन अट्रैक्ट होने का सवाल नहीं उठता है। फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का अमालगमेशन होता है बैंकिंग कंपनी के साथ। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी का अमालगमेशन होता है जो कि सेक्शन 47 के हिसाब से ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा ये सब अमालगमेशन। तो उस सिचुएशन में भी आपका 56(2) का 10 अट्रैक्ट नहीं होता है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि जो डीमर्जर के केस की बात करते हैं, यहाँ पर बोला गया है रिसीट ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय रिजल्टिंग कंपनी बीइंग इंडियन कंपनी, ये लेने वाली कंपनी लेकिन भारतीय कंपनी होनी चाहिए। डीमर्जर के केस पे यहाँ पर गौर से देखता है तो लेने वाली कंपनी
रिसीव करने वाली कंपनी क्या है, भारतीय कंपनी होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में डीमर्जर का केस में आपका क्या बोला गया, साफ साफ बोल दिया गया कि 56(2) का 10 अट्रैक्ट नहीं होगा। फिर बोला गया रिसीट ऑफ कैपिटल बीइंग शेयर इन इंडिया द कंपनी बाय रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका दो विदेशी कंपनी का आपस में डीमर्जर होता है, जिसकी वजह से शेयर इन इंडिया का जो है वो एक से दूसरे को दिया जाता है, तो भी 56(2) का 10 अट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया रिसीट ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय सक्सेसर और कोऑपरेटिव बैंक ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या होगा कि कोऑपरेटिव बैंक का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सक्सेसर को जो पैसे या फिर रिमूवल प्रॉपर्टी या 8 स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी दी जाती है, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ सक्सेसर कोऑपरेटिव इशू इन ड्यू ऑफ प्रीसीडर और कोऑपरेटिव बैंक। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर भी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, वो आपका क्या किया जा रहा है कि मतलब यहाँ पर एक्स बैंक का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जो कि आपका सक्सेशन जिसका वाई के साथ हो रहा है। अब यहाँ पे कोई किसी भी प्रेसिडेंट बैंक का जो है कनेक्शन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी बोला गया कि कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन की जब बात आएगी बैंक के केस में, तो आपका गिफ्ट का सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद रिसीट ऑफ शेयर फ्रॉम रिजल्टिंग कंपनी ऑन डीमर्जर ऑफ अंडरटेकिंग बाय शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर लोग होते हैं, जो डीमर्जर के दौरान जो लोग शेयर होल्डर लोग होते हैं, उनको क्या होता है, नई कंपनी का शेयर मिलता है। अब जब नई कंपनी का शेयर मिलता है, तो क्योंकि यहाँ पर शेयर एंड सिक्योरिटीज़ भी आपका 8 स्पेसिफाइड आइटम में आता है, तो उसको बोल दिया गिफ्ट बोलकर तुमको टैक्स लगेगा। इसलिए यहाँ पर साफ बोल दिया गया है कि आपका डीमर्जर होने पर जो रिजल्टिंग कंपनी से शेयर होल्डर को जो कुछ भी शेयर वगैरह मिलेगा, वो 56(2) का 10 में गिफ्ट बोलकर टैक्सेशन नहीं लगाया जाएगा। कुछ आइटम होते हैं सेक्शन नंबर 47 के, जहाँ पर गिफ्ट बोलकर टैक्स लगता है, विच आर सब्जेक्ट टू टैक्स। यहाँ पर ये जो है नॉट शब्द को कट देना है, विच आर सब्जेक्ट टू टैक्स। अब ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑन कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी। फर्म अगर कंपनी बनता है, उस सिचुएशन में जो कंपनी के पास, तो आपका ये वाला सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा अगर कैश, इमूवेबल प्रॉपर्टी और 8 प्रकार के स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ कन्वर्जन के केस में। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरशिप है यहाँ पर, ठीक है, ये शब्द प्रोप्राइटरशिप करना है। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का कंपनी में कन्वर्जन होता है, या फिर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑन कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी, कंपनी का एलएलपी में कन्वर्ट होता है, या फिर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑन कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टू कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका कन्वर्जन कंपनी में होता है। ये सब सिचुएशन में बोला गया है कि भाई 56(2) का 10 अट्रैक्ट होगा। सेक्शन 47 का सिचुएशन है, तो क्या हुआ, 56(2) का 10 अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूरी सेक्शन की हमने चर्चा की, और काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें इस सेक्शन में दी गई थी, और काफ़ी बातें उसमें देखना था। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटे एग्जाम्पल देख के हम जो है यहाँ पर चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि प्रीवियस ओनर के हैंड में क्या होता है, मिस्टर एक्स है प्रीवियस ओनर, वो आपको देता है, ट्रांसफ़र करता है मिस्टर वाई को ट्रांसफ़र करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका यहाँ पर बात करते हैं कि सारे कंडीशंस वगैरह सब फुलफिल होते हैं, ठीक है। ये 8 प्रकार के स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी में से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, जो कि इसके हाथ में 10 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, ठीक है, उसके हाथ में 10 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि स्टाम्प वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू जो भी बोलो, 8 स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी तो फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, ये 25 लाख की होती है, ये 25 लाख की होती है। अब एक्स के हैंड में क्या होगा, नो कैपिटल गेन, क्योंकि ये सेक्शन 47 के हिसाब से ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। पहली बात है, यहाँ पर जो आप जो पैसे दे रहे हो 56(2) के 10 में जो है वो रिसिपिएंट के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये वाई के केस में 2 बातों की चर्चा करते हैं। वाई क्या है, नॉट रिलेटिव, और वाई अगर रिलेटिव है, ये दोनों चर्चाएं यहाँ पर ही हम लोग कर लेते हैं। तो अगर नॉट रिलेटिव है, तो भैया आपके हैंड में 56(2) के 10 के हिसाब से टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा। उस सिचुएशन में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, उस सिचुएशन में जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा आपका जो स्टाम्प वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू ली गई, यानी कि 25 लाख आपका जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिलेटिव होते तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या बोला गया है, रिलेटिव होते तो उस सिचुएशन में आपका ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा, 56(2) का 10 अट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि आपको ये मिले पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इसकी तरह।
फिर आपके हैंड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है प्रीवियस ओनर का यानी कि 10 लाख का ही लिया जाएगा, 10 लाख का ही लिया जाएगा। प्रीवियस ओनर ने जब से खरीदा था तब से आपका डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान देने वाली बात ये है आपको कि यहाँ पर ये सिचुएशन है। तो इनके हैंड में जो यहाँ पर इनके हैंड में क्या होगा, होल्डिंग पीरियड आपका क्या माना जाएगा, डेट ऑफ ट्रांसफ़र के दिन से काउंट किया जाएगा। और इनके हैंड में प्रीवियस ओनर ने जब से एक्वायर किया था उस दिन से होल्डिंग पीरियड जो है वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो यही सारी कहानी जो है लंबी चौड़ी हमने देखी। इसको एक बार जस्ट आपको रीड कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि बेयर एक्ट से आप रीड करने की आदत डाल रहे होगे। इसकी वजह से 56 सबसेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 10 ये सेक्शन को पार्टिकुलर जगह पर जाकर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे बेयर एक्ट से एक बार रीड कर लो। हेलो गाइस, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि किस तरह से अगर आपने वॉच ऑनलाइन ऑप्शन लिया है CACSvideos.com पे तो आप अपने लेक्चर को देख सकते हो। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। जाहिर सी बात है कि आपने पेमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले रखा होगा, जिसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाला होगा। वही ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालना है लॉगिन करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी डालता हूँ, उसके बाद मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ। अब यहाँ पर मैं लॉगिन कर लूँगा। ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर जाऊँगा वेलकम, यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा, जो भी आपका नाम है। इस वेलकम पे आप क्लिक करोगे। जब आप वेलकम पे क्लिक करते हो तो ये आपकी प्रोफाइल आ गई। अब इस प्रोफाइल में आप जाओगे वीडियो लिस्ट पे। वीडियो लिस्ट पे जैसे ही जाते हो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिला है रेड कलर से वॉच ऑनलाइन का। वॉच ऑनलाइन को आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आप नीचे आओगे। जो भी लेक्चर्स हैं चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जैसे जैसे आप इसको प्ले करोगे अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ पर प्ले कर सकते हो। और प्ले करने के बाद ये बड़ा करने का ऑप्शन आएगा। स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो आप। और इस तरह से सारे वीडियोस जो हैं आपको एक्सेस हो जाएंगे और आप अपने लेक्चर्स को 1 बाय 1 देख सकते हो। अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे अदर सोर्स चैप्टर के बारे में। यहाँ पर हम बात करते हैं 43CA सेक्शन के बारे में, जो कि बोलता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन कैपिटल एसेट्स आपने होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पर बात की जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि आपका लैंड, बिल्डिंग और बोथ की बात की जाती है। अगर ये लैंड, बिल्डिंग, बोथ को आपने स्टॉक इन ट्रेड बोल के रखा था तो 43CA में सेम कहानी दी गई है। और अगर आपने कैपिटल एसेट्स बोल के रखा था तो 50C में सेम कहानी दी गई है। कैपिटल एसेट्स बोल के हेल्प रखा था तो ये आपका कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे, यही सारी बातें लिखी गई है 50C के तहत। और स्टॉक इन ट्रेड बोल के रखा था तो 43CA एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है तभी आपको याद आना चाहिए 56(2) का 10 जो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, हम लोगों ने पहले देखा था 56(2) का जो क्लॉज नंबर 10 है। ठीक है, तो अब ये जो क्लॉज नंबर 10 है उस 10 की कहानी क्या थी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसी को मिलता है, अगर वो कंसिडरेशन लेकर देता है तो उस सिचुएशन में स्टाम्प वैल्यू माइनस सेल कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 5% ऑफ सेल कंसिडरेशन और 50,000 जो भी हायर हो उससे अगर एक्सीड कर गया तो उस सिचुएशन में आपका ये वाला टैक्स लग जाएगा, 56(2) का टैक्स लग जाएगा। ये कहानी सब कहानी को मिक्स करके हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको जो बातें बोलता हूँ उसको खाली आपको ध्यान से एक बार सुनना है, फिर हम रीड करेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि जो आपका यहाँ पर 43CA सेक्शन है ये स्टॉक इन ट्रेड बोल कर रखा गया तो, और अगर लैंड, बिल्डिंग, बोथ को कैपिटल एसेट्स बोल कर रखा गया तो कैपिटल गेन चैप्टर में सेम कहानी दोनों की है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका सेल कंसिडरेशन है और उससे एक्सीड करता है स्टाम्प वैल्यू, सेल कंसिडरेशन से एक्सीड करता है स्टाम्प वैल्यू, तो कहा गया है कि लैंड, बिल्डिंग या बोथ के केस में ये स्पेशल प्रोविजन है कि सेल कंसिडरेशन कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, चाहे वो बिजनेस इनकम कैलकुलेट करोगे या फिर आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे, लैंड, बिल्डिंग, बोथ है तो ज़्यादा वाले को आप क्या करोगे, डीम्ड सेल कंसिडरेशन मानोगे, ज़्यादा वाले को डीम्ड सेल कंसिडरेशन मानोगे। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2018 ने क्या बोला कि फाइनेंस एक्ट 2018 ने बोला कि अगर ये सेल कंसिडरेशन का 105% तक है, ठीक है, 105% तक ही है ये स्टाम्प वैल्यू,
यानी कि मान लीजिए ये 100 रुपया है, अगर ये 100 लाख है और ये सिर्फ 104 लाख है, यानी कि आपका 5% से एक्सीड नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर 105 लाख तक है, अप टू 105 लाख तक भी है, तो उस सिचुएशन में तुम एक्चुअल वाले को ही लो। लेकिन 105 लाख से 1 रुपया भी एक्सीड कर गया तो ये स्टाम्प वैल्यू को डीम्ड सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, ठीक है। 5% से एक्सीड कर गया, ठीक, तो ये सेल कंसिडरेशन से स्टाम्प वैल्यू, तो इसको ही आप डीम्ड सेल कंसिडरेशन मानोगे। सारा कैलकुलेशन इसके आधार पे होगा। अब हम बात करते हैं कि जब स्टाम्प वैल्यू की बात आती है तो हमने पहले भी देखा था 56 सबसेक्शन 2 के क्लॉज नंबर 10 में भी देखा था इस शब्द की चर्चा, स्टाम्प वैल्यू। अब स्टाम्प वैल्यू कभी भी 2 दिन का आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का और दूसरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। तो यूँ तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का ही हम लोग स्टाम्प वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए इस दिन की वैल्यू 70 लाख है, इस दिन की वैल्यू 58 लाख है स्टाम्प वैल्यू। तो अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट तक मान लीजिए कि आपने बाई चेक 5 लाख रुपये दे रखे हैं, तो उस सिचुएशन में डेट ऑफ एग्रीमेंट तक बाई चेक 5 लाख रुपए दे रखे हैं, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के स्टाम्प वैल्यू को डीम्ड सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, ठीक है, इसको डीम्ड सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अब कहानी ये उठती है कि ये 5 लाख जो है आपने अदर स्पेसिफाइड मोड में ही केवल दिया हो, यानी कि अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम या फिर अदर मोड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, ये अदर मोड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड ये फाइनेंस एक्ट 2019 ने बोला, क्योंकि हो सकता है कि बाद में इसमें यूपीआई का पेमेंट गूगल पे या फिर पेटीएम वगैरह वॉलेट वगैरह कवर करना होगा तो करेगा, इसीलिए यहाँ पर अदर मोड एज में भी प्रिस्क्राइब कर दिया। तो ये 5 लाख रुपये आपने दे रखा था एग्रीमेंट डेट तक, इसकी वजह से 58 लाख की वैल्यू जो है उसको स्टाम्प वैल्यू मानी गई। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है और ये स्टाम्प वैल्यू है। अब वो जो बंदा है वो रोने लगा, वो जो एसएससी है वो रोने लगा, वो बोलता है कि नहीं ये तो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा आप ले रहे हो। तो उस सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर को वो अगर कमिटमेंट करता है कि वो किसी कोर्ट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल इनके पास अपील रिवीजन नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर जो है वैल्यूएशन ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर को वैल्यूएशन करने के लिए बोलेगा। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या करा कि स्टाम्प वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू डिटरमाइन कर दी, वीओ डिटरमाइन कर दी, तो उस सिचुएशन में बोला गया है कि आपका स्टाम्प वैल्यू तक को ही हम लेंगे, स्टाम्प वैल्यू को ही लेंगे। अगर स्टाम्प वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर ने स्टाम्प वैल्यू से कम डिटरमाइन किया वैल्यू, तो ये वाला लोअर वाला लिया जाएगा। यानी कि कंक्लूजन हम कर सकते हैं कि स्टाम्प वैल्यू और वैल्यूएशन ऑफिसर की डिटरमाइंड वैल्यू विचएवर इज़ लोअर को हम सेल कंसिडरेशन मानेंगे अगर मामला वैल्यूएशन ऑफिसर तक पहुंचा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो असेसिंग ऑफिसर है वो बंदा जो है जो एसएससी है वो असेसिंग ऑफिसर के पास ये ना करके कोर्ट वगैरह के पास चला गया, कोर्ट वगैरह के पास चला जाएगा। तो कोर्ट वगैरह के पास जाएगा तो कोर्ट वगैरह ने जब जजमेंट लिया उसके आधार पर जो भी वैल्यू डिटरमाइन की कि भाई नहीं सेल कंसिडरेशन कौन सा लेना चाहिए था, वो फिगर जो है कोर्ट ने बताया। तो कोर्ट ने जिस फाइनेंशियल ईयर में बताया, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के 4 सालों तक समय रहेगा, 4 ईयर्स तक समय रहेगा असेसिंग ऑफिसर के पास अपना रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करने का। और अकॉर्डिंगली जो है जो भी इनकम है कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम किस तरीके से आपने होल्ड करके रखा है वो आप पर डिपेंड करता है। अपने एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड बोलकर या कैपिटल एसेट्स बोलकर यह रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करने के लिए 4 सालों का समय मिलेगा और टैक्स को वापस रिकम्प्यूट किया जाएगा। अकॉर्डिंगली आपका रिफंड वगैरह ग्रांट होगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपका रिफंड वगैरह ग्रांट होगा। इस सेक्शन को हमने जो है लगभग जो है पूरी तरह से कर लिया है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको बहुत सारी बातें बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि ज़रूरी है। मान लीजिए कि यहाँ पर अभिनव ने विभूति को सेल किया, ठीक है, तो ये आपका सेलर हो गया, ये बायर हो गया, ठीक है, ये सेलर हो गया, ये बायर हो गया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ये विभूति का काम ही है, ये स्टॉक इन ट्रेड बोलकर रखता है और ये कैपिटल एसेट्स बोलकर जो है ये खुद के लिए घर खरीदा था और ये जो है वो बिल्डिंग का बिजनेस ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्टाम्प वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट की हम ले रहे हैं क्योंकि 5 लाख रुपये पहले ही चेक से दे रखा था। तो स्टाम्प वैल्यू जो है ये 8 लाख की हो गई और उसके बाद जो है 50 लाख का एक्चुअल सेल कंसिडरेशन हो गया, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन हो गया। ये जो घर था मैंने 10 लाख में ख़रीदा था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्टाम्प वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है,
स्टाम्प वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि 50 लाख के 105% से भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मेरे को बिजनेस इनकम, यहाँ पर कैपिटल एसेट्स है मेरा, इसकी वजह से मेरे को कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, यही बात मैंने आपको बताई थी कि 50C सेक्शन में जो है आ जाएगा। अगर स्टॉक इन ट्रेड बोल के मैं हेल्ड करके रहता तो कहानी यही होती, केवल बिजनेस इनकम यहाँ लिखा था और सेक्शन नंबर बदल जाता। तो कैपिटल गेन यहाँ पर जो बात करते हैं, तो कैपिटल गेन कितना होगा, तो कैपिटल गेन मेरे को स्टाम्प वैल्यू 58 लाख वाली लेनी पड़ेगी और 10 लाख सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। इस तरीके से मेरे को कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा मेरा। अब इन्होंने स्टॉक इन ट्रेड बोल के रखा है, अब ये स्टॉक इन ट्रेड बोल के रखे हैं, इसकी वजह से ये बच गए 56 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज नंबर 10 में आने से ये बच गए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इस सेक्शन के तहत इनको टैक्स नहीं लगेगा, इस सेक्शन के तहत इनको टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो है ये जो लैंड बिल्डिंग बोथ है वो बतौर स्टॉक इन ट्रेड आप रखने वाले हो, लेकिन अगर बतौर कैपिटल गेन जो कैपिटल एसेट्स आप रखने वाले होते तो उस सिचुएशन में क्या होता, उस सिचुएशन में आपको ये 58 लाख माइनस 50 लाख, ये 8 लाख क्या लग जाता आपको, ये इस सेक्शन के तहत टैक्स लग जाता। 56(2) के 10 के तहत आपको टैक्स लग जाता 8 लाख का। ठीक है, ये सेक्शन में आपने अच्छे तरीके से देखा है कि यहाँ पर बोला गया था, इस सेक्शन में ही बोला गया था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है तो स्टाम्प वैल्यू माइनस जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है उसका डिफरेंस 5% ऑफ सेल कंसिडरेशन और 50,000 जो भी दोनों में हायर है उससे एक्सीड करता है, तो जो भी ये डिफरेंस होगा वो डिफरेंस जो है इस तरह से टैक्सेबल होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा वो आपने बतौर कैपिटल एसेट्स होल्ड करके रखी है। तो हमारी कहानी में हमने देखा कि इन्होंने जो है बतौर स्टॉक इन ट्रेड रखा था, इसकी वजह से इनको ये सेक्शन से अदर सोर्स में टैक्स देने से बच गए, 56(2) के 10 में टैक्स देने से बच गए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन्होंने बतौर स्टॉक इन ट्रेड करके अगर रखा हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड करके रखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में उस स्टॉक की वैल्यू इनकी कितनी कहलाएगी, 50 लाख की कहलाएगी। लेकिन अगर बतौर इन्होंने विभूति जी ने अगर कैपिटल के एसेट्स बोल के रखा होता, कैपिटल एसेट्स बोल के रखा होता, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनका कितना माना जाता, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनका 58 लाख माना जाता, 58 लाख माना जाता। यानी कि अगर स्टॉक इन ट्रेड बोल कर रखा था और आगे चल के आप 100 लाख में बेच देते तो फिर आपका 100 माइनस 50 बिजनेस इनकम हो जाता। अगर कैपिटल एसेट्स बोल कर रखा था तो 58 लाख से 100 लाख में बेचते तो 100 माइनस 58 आपका क्या होता, वो आपका कैपिटल गेन हो जाता। तो ये सारी कहानी जो है सब मिला जुला के कंक्लूजन होती है। अगर एक बार बैक करके आप सुन लो मेरी बातों को तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल गेन चैप्टर में भी ये कहानी आपको काम आने वाली है। सारे इफ एंड बट सिचुएशन को मैंने कवर कर लिए हैं एक ही एग्जाम्पल में। तो यहीं पर बात बताई गई है कि जहाँ पर लैंड बिल्डिंग बोथ को आपने स्टॉक इन ट्रेड करके रखा है और वहाँ पे स्टाम्प वैल्यू आपका ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वाली वैल्यू को जो है आप कंसिडर करोगे। फिर प्रोवाइडेड करके बताया गया है कि 105% के डिफरेंस से एक्सीड नहीं करता है तो स्टाम्प वैल्यू को जाने तो एक्चुअल वाले को ही आप लेते रहो। ये फाइनेंस एक्ट 2018 में बोला गया था। फिर बोला गया था कि प्रोवाइडेड जहाँ पर जो एसएससी है वो बोलता है कि फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा है तो फेयर मार्केट वैल्यू और स्टाम्प वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर को रिफ़र कर देगा, तो जो भी दोनों में लोअर होगा वो दोनों स्टाम्प वैल्यू और फेयर मार्केट स्टाम्प वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू डिटरमाइन की है और उसके बाद जो है वो स्टाम्प वैल्यू जो भी दोनों में लोअर होगा उसको सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। फिर यहाँ पर बात बताई गई है कि अगर असेसिंग रेक्टिफिकेशन के लिए कोर्ट वगैरह के पास चला जाता है, उसने रिड्यूस कर दिया तो 154 के तहत रेक्टिफिकेशन ऑर्डर एओ को पास करना पड़ेगा और एओ जो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करेगा उसके लिए उसको 4 सालों का समय मिलेगा। फिर यहाँ पर बताया गया है कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में दोनों में डिफरेंस है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या बोला गया कि दोनों अगर सेम नहीं है तो उस सिचुएशन में डेट ऑफ एग्रीमेंट की जो स्टाम्प वैल्यू है वो हम ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अप टू डेट ऑफ एग्रीमेंट फुल और पार्ट कंसिडरेशन जो है वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू जो है देना चाहिए, या फिर अदर मोड एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। ये अदर मोड की कहानी फाइनेंस एक्ट 2019 में डाली गई। ये अदर मोड की कहानी कहाँ पर डाली गई, तो फाइनेंस एक्ट 2019 में डाली गई। अब हमारी कहानी जो है आगे बढ़ती है, हम बात करते हैं, ये सेक्शन डिलीट हो चुका है, 56(2) का 7B के बारे में बात करते हैं। शेयर प्रीमियम रिसीव बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक है, यहाँ पर शेयर प्रीमियम रिसीव बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी है। अब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है, जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलते हो। यहाँ पर एक स्पेसिफाइड
फंड जो है शब्द आपको ये जो है फाइनेंस एक्ट 2019 में डाला गया है, ये बात अंतर आई है, इसकी वजह से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग ये बात करते हैं 56(2) के 7B की बात करते हैं, 56(2) के 7B की बात करते हैं। अब कभी भी क्या होता है कि आपका जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू जो होता है उससे ओवर एंड अबव आप कुछ भी चार्ज करते हो तो क्या बोला जाता है कि प्रीमियम लिया गया था, प्रीमियम लिया गया। तो मान लीजिए कि आपकी फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू 10 रुपये ईच के हिसाब से, जो भी शेयर आप इशू करोगे फेस वैल्यू 10 रुपये ईच के हिसाब से है। उसके बाद जो है प्रीमियम आप चार्ज करते हो 490 रुपये, 490 रुपये ये प्रीमियम चार्ज करते हो। तो यानी कि इशू कितना में आपने कर दिया, इशू आपने कर दिया ₹500 में, ठीक है, इशू 500 ईच, जिसमें 490 प्रीमियम का अमाउंट है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये अगर आपने प्रीमियम पर इशू किया है, यानी कि फेस वैल्यू से ऊपर कुछ वैल्यू पर इशू किया है, यानी कि प्रीमियम पे इशू किया है, तो प्रीमियम जो भी इशू प्राइस है आपका माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू 250 है, तो उस सिचुएशन में ये 250 रुपीज़ जो है आपका क्या होगा, ये 250 रुपये आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ये क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है आप ध्यान में रखो, क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर आप हो तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर यही कहानी आती है कि अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी, यह है क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये अगर मान लीजिए रेसिडेंट को शेयर इशू करती है, प्रीमियम पर शेयर इशू करती है, यानी कि फेस वैल्यू से ओवर एंड अबव किसी प्राइस पर इशू करती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू जो होगा आएगा वो आपके अदर सोर्स का इनकम कहलाएगा, अदर सोर्स का इनकम कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो फेयर मार्केट वैल्यू की बात हम लोग कर रहे हैं, ये फेयर मार्केट वैल्यू कौन सा लिया जाएगा, रूल नंबर 11 UA के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, या फिर असेसिंग जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है उसने डिक्लेयर किया होगा कुछ ना कुछ फेयर मार्केट वैल्यू मार्केट कंडीशन के हिसाब से, तो उसको AO को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू के बारे में थ्योरेटिकल बात आती है। अब फिलहाल जो है हम बात करते हैं कि ये क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर रेसिडेंट को शेयर इशू करती है, यहाँ पर आता है कि एक्सेप्ट, कुछ लोगों को एक्सेप्शन में दिया गया है, मतलब तो आपका इस सेक्शन के तहत टैक्स नहीं लगेगा अगर कुछ लोगों को आप इशू करते हो। पहली बात क्या आती है, ये तो हम साइड में लिखते हैं क्योंकि पहले ये कंडीशन में ही हमारे नहीं है। अगर नॉन रेसिडेंट को इशू करते हो, टू नॉन रेसिडेंट को इशू करते हो तो ये सेक्शन नहीं आएगा, तो जहाँ नहीं आएगा वहाँ पर मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ। अगर आप क्लोजली हेल्ड कंपनी ही नहीं हो, यानी कि आप वाइडली हेल्ड कंपनी हो, तो उस सिचुएशन में भी इशू करने वाली कंपनी वाइडली हेल्ड कंपनी है, तो ये सेक्शन के तहत जो है वो आपका टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, अदर सोर्स में टैक्स नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर रेसिडेंट में की बात जहाँ तक करते हैं, उसमें एक्सेप्शन में बताया गया है कि अगर इशू किया जाता है वेंचर कैपिटल कंपनी को या फिर वेंचर कैपिटल फंड को, वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड को, सारी बातें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि बुक में सब कुछ लिखा हुआ आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कंसिडरेशन जो है वो ये लोग रिसीव करते हैं तो, ठीक है, मतलब कंसिडरेशन जो है मतलब इन लोगों को से लिया जाता है। तो अब कहानी बात आती है कि यहाँ पर एक चीज़ और बोला गया है, एक चीज़ यहाँ पर और बोला गया है कि स्पेसिफाइड फंड, फाइनेंस एक्ट 2019 में बोला गया स्पेसिफाइड फंड, ठीक है। उसके बाद क्लॉज नंबर, ये तो आपका क्या बोलते हैं उसको, अब सेकंड वाला जो यहाँ पर क्लॉज है वो बोलता है कि बाय नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको बोला, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आपका एंजल इन्वेस्टर होते हैं अप्रूव्ड स्टार्टअप का, एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं अप्रूव्ड स्टार्टअप का, वो लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि इन लोगों को इशू करते हो तभी भी ये सेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसी के रिस्पेक्ट में जो है प्रोविज़ो करके आया हुआ है फाइनेंस एक्ट 2019 में, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर होने के सारे कंडीशंस पूरे अगर आप कर देते हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 56(2) का 7 भी अट्रैक्ट नहीं होगा, 56(2) का 7 भी अट्रैक्ट नहीं होगा। फिलहाल हम लोग जो है इतनी सारी बातें जानने के बाद जो है यहाँ पर स्पेसिफाइड फंड, अब ये स्पेसिफाइड फंड क्या होता है इसको बताया गया है फाइनेंस एक्ट 2019 में। स्पेसिफाइड फंड, स्पेसिफाइड फंड का मतलब यहाँ पर होता है कि एस्टेब्लिश्ड या इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। पहले तो वो फंड इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड या एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है
वो किस फॉर्म में एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। तो ये बोला गया है कि आपका ट्रस्ट कंपनी LLP या फिर बॉडी कॉरपोरेट विथ कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होना चाहिए। तो ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आपको उतना ज़्यादा जो है इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, सेबी गाइडलाइंस के द्वारा होना चाहिए, सेबी गाइडलाइंस जो है द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 56(2) का 7 भी जो है सेक्शन किसको किसको एप्लीकेबल नहीं होगा। पहली बात तो है रेसिडेंट को इशू की जाती है तब एप्लीकेबल होता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोला वेंचर कैपिटल कंपनी हो गया, वेंचर कैपिटल फंड हो गया, ठीक है, उसके बाद स्पेसिफाइड फंड हो गया, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड हो गया। इसी के रिस्पेक्ट में बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है वो आपको देखना नहीं है, कंडीशन बताए गए होंगे, कंडीशन बताए गए होंगे, ये सारे कंडीशंस आपको पूरे करने पड़ेंगे। सारे कंडीशन आपने पूरे नहीं किए तो उस सिचुएशन में बिजनेस इनकम माना जाएगा, बिजनेस इनकम माना जाएगा आपका। यहाँ पर क्या क्या माना जाएगा कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड फंड जो हैं वो क्या बोलते हैं उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। प्रोविज़ो बोलता है, फाइनेंस एक्ट 2019 में प्रोविज़ो ऐड किया गया जिसको सेकंड प्रोविज़ो बोलते हैं, जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड के मामले में ही डिपेंड करता है कि अगर इसमें से कोई कंडीशन तोड़ा आगे चलकर, ठीक है, पहले तो आपने क्या किया, ये फ़ायदा उठा लिया, ठीक है, उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड लोगों को इशू कर दिया, लेकिन आगे चलकर कोई भी कंडीशन अगर पूरा नहीं हुआ तो जिस प्रीवियस ईयर में नहीं पूरा हुआ उस प्रीवियस ईयर का बिजनेस इनकम तो माना ही जाएगा, उसके अलावा अंडर रिपोर्टेड इनकम बोलकर 270A का पेनाल्टी भी लगा दिया जाएगा। ठीक है, 270A का पेनाल्टी भी लगा दिया जाएगा। ये बात फाइनेंस एक्ट 2019 में बोली गई। सारी चीज़ों को जब आप पढ़ते हो तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लोजली हेड कंपनी इशू शेयर करता है किसी रेसिडेंट को प्रीवियस ईयर में और रिसीव करता है कंसिडरेशन फेस वैल्यू से ज़्यादा, तो डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट कंसिडरेशन, ठीक है, ऑफ शेयर, एग्रीगेट कंसिडरेशन कहने का मतलब फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों को मिलाकर माइनस फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी टैक्सेबल। ठीक है, जो भी कंसिडरेशन है और माइनस फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी टैक्सेबल 56(2) का 7 के तहत। 56(2) का 7 शैल नॉट अप्लाई वेयर कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर इज रिसीव्ड, वेयर कंसिडरेशन ऑफ रिसीव बाई, आपका जो है कंसिडरेशन आप किससे ले रहे हो, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के, वेंचर कैपिटल कंपनी या फिर वेंचर कैपिटल फंड जो है उससे। आप वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग हो अपने वेंचर कैपिटल फंड या फिर क्या बोलते हैं वेंचर कैपिटल कंपनी से ले रहे हो या फिर स्पेसिफाइड फंड से ले रहे हो। ये स्पेसिफाइड फंड की जो शब्द है ये फाइनेंस एक्ट 2019 में डाला गया है। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि बाई सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड पर्सन जो है उसके द्वारा, या फिर क्लोज वाइडली हेल्ड कंपनी हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, तो इन सब केस में जो होता है 56(2) का 7 भी अट्रैक्ट नहीं होता है। अब स्पेसिफाइड फंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फंड एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट और कंपनी और LLP और बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज़ बीन ग्रांटेड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर, सेकेंड प्रोविजन जो है फाइनेंस एक्ट 2019 में डाला गया। यहाँ पर क्या बोला कि दिस क्लॉज हैव नॉट बीन अप्लाइड टू कंपनी ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। यहाँ पर बोला गया कि आपका, यहाँ पर क्या बोला गया कि क्लॉज 2 में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट की जब बात आती है, ठीक है, और वो कंपनी ने फेल कर गया नोटिफिकेशन का कंडीशन पूरा करने में, तो उस सिचुएशन में द कंसिडरेशन रिसीव फॉर इशू ऑफ शेयर एक्सीड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर शैल बी डीम्ड एज बिजनेस इनकम ऑफ द कंपनी। फेल कर गए तो बिजनेस इनकम आपका माना जाएगा। उसके अलावा अंडर रिपोर्टेड इनकम बोलकर 270A की पेनाल्टी भी आपके ऊपर लगा दी जाएगी, 270A की पेनाल्टी भी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 10 रुपये में इशू किया था और आपका 490 रुपये का प्रीमियम था और आपका फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 250 था, तो ये 500 माइनस 250, आपका 250 फिलहाल तो आप टैक्स से बच जाओगे, ठीक है, लेकिन बाद में अगर वो कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो जो कंपनी ने फ़ायदा उठाया है इसका, उस कंपनी को आपका 250 रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा, उसका बिजनेस इनकम माना जाएगा। ठीक है, और साथ में उनको अंडर रिपोर्टेड बोलकर पेनाल्टी भी लग जाएगी। अब यहाँ पर हमारा अगला सेक्शन आता है। वो अगला सेक्शन क्या बोलता है, ये आपका फाइनेंस एक्ट 2018 में डाला गया। ये सेक्शन बोलता है कि आपका कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन देयर टू।
ठीक है, तो यहाँ पर जो कहानी आती है उसकी बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि आपको कोई कंपनसेशन को टैक्स लगाया गया है, कंपनसेशन को पर टैक्स लगाया गया है। कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन, अगर किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का या बिजनेस रिलेटेड है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, उसके टर्म एंड कंडीशन में मॉडिफिकेशन होता है या टर्मिनेशन किया जाता है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन नंबर 28 में बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट तो आपका अदर सोर्स बोलकर टैक्सेबल हो जाएगा, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि जब एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन है तो उस सिचुएशन में कोई भी टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन होता है तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से जो यहाँ पर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मानना चाहिए। सेक्शन 17 के सबसेक्शन 3 के हिसाब से के क्लॉज नंबर 1 के हिसाब से प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मानना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बोलकर टैक्स लिया जाता है सैलरी हेड में, लेकिन कब, जब एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट का अगर टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन होता है, इन सबको हमको समझना पड़ेगा। टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अब ये जो, अगर मान लीजिए कि आपका कंपनसेशन आपको मिलता है, क्यों, आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर है, आपका मालिक है, ठीक है, और आपका जो है टर्म एंड कंडीशन में टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में बोलता है कि पहले हम लोग जो हैं वो आपको बस की फैसिलिटीज़ दे रहे थे, लेकिन अब आपको बस की फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, उसके बदले में हम आपको एक ही साथ वन टाइम कंपनसेशन दे रहे हैं। तो ऐसा बोल दिया आपके एम्प्लॉय या फॉर्मर एम्प्लॉयर ने, तो ये क्या हो गया, क्योंकि आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हो गया। ठीक है, ये क्योंकि आपका जो कंपनसेशन आपको मिला है, वो कंपनसेशन आपको जो मिला है वो आपका एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड होने के बाद मिला है, उस वजह से मिला है, आपका एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड हो गया, उसकी वजह से मिला है। लेकिन अदर केस को, यहाँ पर जो है अदर की बात हम लोग करते हैं, तो 56(2) के 11 की बात करते हैं, वो क्या सिचुएशन को कवर करता है। आप मेरी बातों को डिटेल में ध्यान से सुनोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया कंपनसेशन और अदर पेमेंट। यहाँ इसमें बताया गया है कि ये कंपनसेशन जो है, जो 17(3) में जो बताया गया प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में, ये एम्प्लॉयर या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर से मिलता है। यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको एम्प्लॉयर से ही मिलना चाहिए। यहाँ पर आपको किसी से भी मिलेगा तो चलेगा, एनी पर्सन से मिलेगा तो चलेगा, कोई भी देता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही किसी दूसरे देश की सरकार आपको दे दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम निकाला, ठीक है, मान लीजिए BSNL का फॉर्म निकला था और BSNL का आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम निकाला, सारा एग्ज़ाम पेपर वगैरह में जो आपका जो रिज़ल्ट वगैरह देखा सब आ गया था, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आने की वजह से आपने BSNL पे केस कर दिया। BSNL पे जब आपने केस कर दिया तो 50 लाख रुपया BSNL ने आपको कंपनसेशन दिया, बोला कि जो है कि आपने देखा कि यहाँ पर कुछ करप्शन हुआ था, इसकी वजह से मेरे को नहीं दिया जॉब। तो आपका अभी तक BSNL एम्प्लॉयर तो नहीं बना, आपको इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन की वजह से आपको मिला, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया, इसकी वजह से आपको कंपनसेशन मिल रहा है। तो ये 50 लाख जो है पहले कैपिटल रिसिप्ट माना जाता था, टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब 56(2)(11) में क्लॉज में आपके हैंड में ये 50 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात होती है कि मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी में आप काम करते हो, मान लीजिए कि टाटा में आप काम करते हो, टाटा स्टील लिमिटेड में आप काम करते हो, अब ये टाटा स्टील लिमिटेड ने आपको प्रमोशन दिया था, ठीक है, और कंपनी का आपको जो आपका मैनेजर था, फाइनेंस को संभालेगा, ठीक है, तो फाइनेंशियल मैटर के रिस्पेक्ट में मैनेजर बना दिया था प्रमोट करके, लेकिन किसी वजह से जो है डायरेक्टर का बेटा आ गया और उसको फाइनेंशियल मैनेजर का पोस्ट दे दिया, US से पढ़ के वो आ गया, तो आपको नहीं दे पाया, बदले में आपको 50 लाख का कंपनसेशन मिला। अभी वो पोस्ट जो होल्ड आप करते वो नहीं कर पाए, या आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको प्रमोशन देना था लेकिन नहीं दिया, इसकी वजह से ये 50 लाख रुपया मान लीजिए आपको कंपनसेशन मिला, तो ये 50 लाख रुपया भी आपका जो है 56(2) की 11 में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, 56(2) की 11 में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका 56। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप जैसे मैकडोनल्ड में काम करते थे और बहुत दिनों से काम करते थे और आप वहाँ का जॉब छोड़ के जा रहे हो,
फिर वहाँ पर जो है बोला कि भाई आपको 10 लाख रुपया दिया गया, 10 लाख रुपया दिया गया कंपनसेशन के नाम पर कि भाई हम आपको जो है वो जॉब से जो निकाल रहे क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही है, लेकिन हमारा ट्रेड सीक्रेट किसी के साथ जो है वो शेयर मत करना। तो ये भी आपका इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहानी जो है आपका टैक्सेबल हो जाएगी आपका 56(2) के 11 में, 56(2) के 11 में। तो अब हम लोग एक बार इसको रीड करते हैं कि यहाँ पर बोला गया एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड in connection with termination of employment or modification of term and condition relating thereto shall be chargeable to tax under income from other source। वो income from other source में taxable हो जाएगा। यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा 17(3) के 1 के साथ। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के साथ जो है समझ लिया कि प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी में एम्प्लॉय या फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट से मिलना चाहिए, और आपका इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशन इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। थोड़ा कहानी में अलग है। अब हम बात करते हैं अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट 68, 69, 69 ए, बी और सी की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो सेक्शन 68 क्या कहता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश क्रेडिट मिला, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश क्रेडिट मिला, कहीं पर लिखा कैश क्रेडिट के बारे में, लेकिन आपके पास कहाँ से आया? आप कंपनी के अकाउंट में कैश तो दिखा रहे हो, लेकिन वो कैश कहाँ से आया आपके पास वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। तो उस सिचुएशन में उस पैसे पर आपको गबन का पैसा बोलकर 115 BBE के तहत उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, ठीक है। गबन का पैसा बोलकर उसको 115 BBE के तहत टैक्स लगा दिया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो आपका अनएक्सप्लेन्ड चीज़ों का जो आप यहाँ पर 115 BBE में जो टैक्स लगाओगे उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर बोला गया है कि किसके पास बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो 68 है उस मामले में पूरा का पूरा एसएससी को साबित करना पड़ेगा कि कहाँ से आया। असेसिंग ऑफिसर ने सवाल उठा दिया तो कहाँ से आया, ठीक है। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि बाकी सेक्शन के रिस्पेक्ट में असेसिंग ऑफिसर के पास कोई रिकॉर्ड या एविडेंस से पता चले कि आपके पास ये चीज़ें हैं, चाहे वो जब्त किया है कैश वगैरह, तो उन सब सिचुएशन में ये सारे सेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। कहानी की बात ये आती है कि कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जिस साल में आपका क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट में मिला है या इन्वेस्टमेंट मिला है या आपने एक्सपेंडिचर है तो इनकर्ड किया है, वो साल में टैक्सेबल हो जाएगा आपका। हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि ये जो बॉक्स दिया गया है उसके रिस्पेक्ट की पहले हम लोग बात करते हैं कि 68, 69, 69A, 69B और 69C के बारे में सारी कहानी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहले 68 आपको बताता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश क्रेडिट मिलता है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, आप ही के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश क्रेडिट दिखता है। तो यहाँ पर उन लोगों को शक होगा कि भाई आपके अकाउंट में ये कैश कहाँ से आया। असेसिंग ऑफिसर को शक होगा तो वो आपसे पूछेगा। आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है, नेचर एंड सोर्स कहाँ से आपने लाया उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, या फिर एक्सप्लेनेशन तो दिया लेकिन उससे असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है, नॉट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर बोला गया है कि तो जो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट मिला है उसी साल में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। 115 BBE के तहत आपको टैक्स लगेगा वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है सेक्शन 69 की। इसके बाद होता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिलने वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ पर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है उसमें दिखा है। यहाँ पर 69B में भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है, उसमें जो दिखा है लेकिन आपने वैल्यू कम करके शो की है या वैल्यू सही नहीं शो की है, ठीक है। तो वैल्यू सही नहीं शो की है किस चीज़ के बारे में, तो अगर यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं 69B पहले, जहाँ पर किसी फाइनेंशियल ईयर में एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया था या फिर इन्वेस्टमेंट जो है उसका वो या फिर ओनर बना है, इन्वेस्टमेंट है या फिर ओनर है, ओनर मनी बुलियन ज्वेलरी वगैरह का, बुलियन ज्वेलरी वगैरह का, या फिर इन्वेस्टमेंट का। मनी के लिए तो खैर चलिए ये सेक्शन है, या फिर मनी बुलियन के लिए अलग सेक्शन है और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग सेक्शन है। इन दोनों को कंबाइन करके 69B है। अब यहाँ पर जो है अदर वैल्यूएबल आर्टिकल वगैरह मिला आपके पास। असेसिंग ऑफिसर ने आपका जो है आपने दिखाया है कि भैया आपने जो वो चीज़ें खरीदी है, ठीक है, या फिर एक्वायर किया है, मनी बुलियन ज्वेलरी वगैरह सब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलता है, ठीक है। लेकिन वो जो चीज़ें खरीदी है आपने उसकी वैल्यू जो है वो एक्सीड करती है जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया उसमें दिखाया है। तो उस सिचुएशन में जो डिफरेंस होगा ना उसका एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे पाए या फिर आपके एक्सप्लेनेशन से असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस परिस्थिति में वो क्या करेगा, टैक्स लगा देगा।
तो यहाँ पर दो बातें देखी, जहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अंतर लगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट से ही पकड़ लिया। अब बातें करते हैं कि भाई जो 69A और 69C की, यहाँ पर बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर में आपका मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया था जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया था ऐसा सबूत मिल गया और आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए या आपके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं हुआ ये हो, तो वो आपको टैक्स लगा देगा। बस इतनी सी बात लिखी हुई है। उसके बाद जो है आपके पास पैसे मिले, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या फिर अदर वैल्यूएबल आर्टिकल मिला जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड, यानी कि आपने जो अनएक्सप्लेन्ड, अनरिकॉर्डेड, उसके रिस्पेक्ट में आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया या दिया भी तो एओ अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो आपको टैक्स जो है वो लगा देगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर के बारे में। अब आपने जो है अपनी जो पार्टी रखी कंपनी की उस पर इतना खर्चा कर दिया, इतना खर्चा कर दिया कि आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से, ये पूछेगा आपसे एओ। ठीक है, और उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि एओ पार्टी खत्म होने के बाद पूछेगा, कई सारे केस में जजमेंट लिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि इतना खर्चा कहाँ से तुम किए, आपके घर में शादी थी या पार्टी थी उसमें, तो अब आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिए या फिर एक्सप्लेनेशन दिया बट एओ सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो 115 BBE के तहत टैक्स लगा देगा। ठीक है, यही बात जो है सब में लिखी गई है। उसके बाद आती है कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपने देखा कि जो एक में इन्वेस्टमेंट दिखाया था कम वैल्यू पर और बाकी में जो है यहाँ पर तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट ही मिला। सब में एक्सप्लेनेशन एओ मांगा पर आपने दिया पर या नहीं दिया, पर दिया तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ही ये टैक्स आपको लगाएगा। यही कहानी आती है। तो अब ये कहानी का जो टैक्स लगता है उसका जो सार है जरा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 115 BBE सेक्शन जो इसके संदर्भ में हमको बताता है 115 BBE सेक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन जो है ये बोलता है कि आपका एसएससी ने किसी अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट या फिर जो है रिटर्न, भले ही आपने रिटर्न में बता दिया उसके बावजूद भी आपने रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट वगैरह को आपने जो है डिक्लेयर कर दिया है, तो आपको 60% का टैक्स देना पड़ेगा, 60% टैक्स देना पड़ेगा जो इनकम आपका कंसिडर किया गया है उसका, प्लस 25% सरचार्ज प्लस सेस देना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट अलाउंस किसी खर्चे का चैप्टर 6A का डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा और उस इनकम से आप लॉसेस वगैरह को भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आपने रिटर्न में शो कर दिया और प्लस उसके रिगार्डिंग टैक्स पे कर दिया 139 वन डे तक, इसके रिटर्न फाइल करने के डेट तक, तब आप केवल पेनाल्टी से बच सकते हो। अगर आपने रिटर्न में शो नहीं किया था तो उस सिचुएशन में आपको जो 115 BBE का जो अमाउंट कैलकुलेट किया गया है टैक्स का, उसका 10% आपको 271 AAC में आपको 10% क्या लग जाएगा, पेनाल्टी लग जाएगा, 10% पेनाल्टी लग जाएगा। ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी नेचुरल जस्टिस को तो फॉलो किया ही जाएगा, आपका पार्ट जो इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी तो दिया ही जाएगा, एक्सप्लेनेशन करने का मौका वगैरह सब आपको दिया ही गया है। वो सारी चीज़ें जो है देख लेना। जो कुछ भी मैं बताता हूँ उम्मीद करता हूँ कि एक बार गूगल में सर्च करके बेयर एक्ट से आपको टाइम रहे तो एक बार रीडिंग जो है उन सब सेक्शंस का ज़रूर से आपको कर लेना है। रीडिंग करने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसे ही क्लियर हो जाती हैं। अगला चैप्टर आएगा हमारा डिविडेंड के रिस्पेक्ट में। डिविडेंड और उसके रिलेटेड सारे कंसेप्ट की चर्चा हम लोग यहाँ पर एक साथ करने के लिए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, अदर सोर्स वाला। एक बार अच्छे तरीके से खुद से आप इसको रीड कर लेना।